चैप्टर 941 टू 950। बियान रंग से हारना ठीक था। बियान रंग लंबे समय से प्रसिद्ध थे। उनकी प्रतिष्ठा ने विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को झकझोर दिया। हालांकि यह बच्चा उसके सामने कौन था? उसने उसके सामने गुस्ताखी करने का साहस किया और उसे दबा भी दिया। उसके हृदय में क्रोध अंतहीन रूप से जल रहा था। वह भी भड़क गया। उसके हाथ का लंब भाला अचानक चुभ गया। हालांकि वह एक भाला उपयोगकर्ता भी था, यह स्पष्ट रूप से बियान रंग से बिल्कुल अलग रास्ता था। उसकी चाल उत्तम थी और यह स्पष्ट था कि उसने भाले के सार को समझ लिया था। विशाल आकाश को भेदते हुए भाले की नोक अचानक एक भयानक भाले की रोशनी में फट गई। यह दुनिया को छेदने वाले भाले की तरह था। इसने तुरंत बाई हन्मो की रक्षा को तोड़ दिया, उसकी तलवार की रोशनी को तोड़ दिया और सीधे उसके शरीर में छेद कर दिया। डांग। हालांकि उन्होंने धातु के टकराने की आवाज सुनी। उसने देखा कि भाला उसके शरीर में घुस गया था, लेकिन यह उसकी त्वचा पर रुक गया और आगे नहीं घुस पाया। यह केवल उसकी सफेद जेड जैसी त्वचा पर एक सफेद निशान छोड़ सकता था। हिस। जू शुएकी ने अचानक ठंडी हवा में सांस ली। यह किस प्रकार का बचाव है? वह अपने भाले की ताकत को अच्छी तरह जानता था। उसने नफरत से हमला किया और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। एक आधा कदम कानून घोषणा पत्र क्षेत्र विशेषज्ञ ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। शक्ति अकल्पनीय थी, फिर भी यह उसकी त्वचा की सतह को भेदने में विफल रहा। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसकी त्वचा की रक्षा कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। इस समय बाई हन्मो ने हमला करने का अवसर लिया। ये जिवेन के भाले ने ये जिवेन को कोई परेशानी नहीं पहुंचाई। बाई हन्मो की तलवार एक बार फिर पूरी दुनिया में फैल गई और सीधे ये जिवेन के चेहरे पर जा लगी। गति इतनी तेज थी कि भयानक थी। बाई हन्मो को यकीन हो गया था कि जू जुएकी उसके बचाव को तोड़ नहीं पाएगा। रक्षा की अवहेलना करने से उन्हें राहत मिली और उन्होंने फिर से सीधे हमला किया। अगर कोई बारीकी से देखे तो वे उस जगह पर जेड की तरह बहते पानी की लहर देख सकते थे जहां बाई हन्मो को अभी अभी लंबे भाले से छेदा गया था। उस समय जब लंबे भाले ने उसकी त्वचा को छेदा, एक पल में बहुत सारी चीखा ली गई। हाँ, इस हमले का विरोध करने के लिए उसने बड़ी मात्रा में ट्रू एसेंस का सेवन किया था। उसका भौतिक शरीर, जिसे इस साधना तकनीक द्वारा संयमित किया गया था, उसकी तुलना अत्याचारी शरीर से नहीं की जा सकती थी। हालांकि यह बहुत मजबूत भी था। हर बार जब उसे कोई हमला हुआ तो उसे विरोध करने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू एसेंस का सेवन करना पड़ा। उनकी अपनी रक्षात्मक शक्ति इतनी मजबूत नहीं थी। यदि यह उस तकनीक के लिए नहीं था जो स्वचालित रूप से अपने मालिक की रक्षा करती थी, तो वह अब तक एक खूनी लौकी में छेद कर चुका होता। जू जुएकी जल्दी से बचाव के लिए मुड़ा। वह बाई हन्मो की तलवार से लगभग घायल हो गया था। उसके पास बाई हन्मो की आक्रमण शक्ति नहीं थी। अगर उसे चोट लगती तो वह मौके पर ही आधे हिस्से में बंध जाता। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बाई हन्मो की लड़ने की शैली बस मौत से बेखबर थी। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। वह रक्षा की अवहेलना करते हुए सीधे आगे बढ़ा। लड़ाई के इस उन्मादी अंदाज का सामना करते हुए जू जुएकी पूरी तरह से नुकसान में था। बाई हन्मो बचाव की उपेक्षा कर सकती थी, लेकिन जू शुएकी नहीं कर सका। अगर वह बचाव नहीं करता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। भले ही उसे बाई हन्मो के तूफान जैसे हमलों से एक या दो बार पलटवार करने का समय मिल जाए, यह बेकार होगा। पहली गोली की तरह यह बाई हन्मो के शरीर पर केवल सफेद निशान छोड़ सकती थी, भेदने में असमर्थ। अब तक वह बेहद व्यथित था। वह देख सकता था कि बाई हन्मो की खेती उसकी तुलना में बहुत कम थी। आखिरकार उन्होंने बाई हन्मो की तुलना में आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र में प्रवेश किया था। रक्त की दुनिया में प्रवेश करने से पहले ही वह एक आधा कदम कानून घोषणा क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस आधे महीने में ही बाई हन्मो ने सफलता हासिल कर ली। उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। यदि बाई हन्मो की निडर और पागल लड़ाई शैली के लिए नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता अगर उसे उसी ताकत के एक साधारण विशेषज्ञ द्वारा बदल दिया जाता। इस समय बाई हन्मो को भी बेचैनी होने लगी। लड़ने की यह शैली जू जुएकी को पूरी तरह से दबाने में सक्षम थी, लेकिन उसकी ताकत जू जुएकी से थोड़ी हीन थी। इस समय इस लड़ाई शैली को बनाए रखने की खपत अकल्पनीय थी, खासतौर पर उनकी फिजिक कल्टीवेशन तकनीक। हर बार उसे चोट लगती थी, वह बहुत सारी चीखा लेता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अच्छी तरह जानता था कि अंत में उसकी हार होगी। अगर उसे एक निश्चित समय दिया जाता जब उसकी खेती जू शुएकी के साथ पकड़ लेती तो वह जू शुएकी को आसानी से हरा भी सकता था, लेकिन अब नहीं। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने बीच हवा में कितनी बार मुक्कों का आदान प्रदान किया था। आफ्टरशॉक्स की लहरें फैल गईं। ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञों को इन आफ्टरशॉक्स से खुद को घायल होने से बचाने के लिए अपनी सुरक्षात्मक आभा को सक्रिय करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार यह असंभव नहीं था। वास्तव में यह अत्यधिक संभव था। हम्फ। अचानक आसमान से एक और ठंडी खर्राटे आई। इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे एज क्लाउड ने एक चाल चली।
जैसे ही उसने चाल चली, क्यूई से बने एक बड़े हाथ ने सीधे बाई हनमो को पकड़ लिया। बाई हनमो, जो युद्ध में थी, के पास चकमा देने का समय नहीं था। वह सीधे पकड़ा गया। बूम! उसकी आकृति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गई। मुंह भर खून निकल आया। मध्य हवा में दर्जनों बार लुढ़कने के बाद वह रुक गया। उसने एज क्लाउड को ठंडेपन से देखा, उसके मुंह के कोने पर लगे खून के धब्बों को चबाया और कहा, नीच! बकवास काटो। ये ज़िवेन कहाँ है? मैं चाहती हूं कि वह बिना किसी कब्रगाह के मर जाए। एज क्लाउड ने ठंडेपन से कहा। उसके पास प्रतीक्षा जारी रखने का धैर्य नहीं था। मेरे पास जारी रखने का धैर्य नहीं है। बगल में जू शुए की शांत हो गया और उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत था। हालांकि एज क्लाउड ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। आप, एक अनुभवी हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर, वास्तव में इस जूनियर द्वारा वापस लड़ने की क्षमता के बिना दबा दिया गया था। क्या यह शर्मनाक नहीं है? वह इस तमाशे को जारी रखने के मूड में नहीं था, लेकिन इस समय वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। हालांकि वह खंडन करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कह सका क्योंकि उसके पास वास्तव में बाई हनमो से निपटने का कोई तरीका नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसके पास वर्तमान बाई हनमो से निपटने का कोई तरीका नहीं था। भले ही एज क्लाउड ने उसे अपमानित करने के लिए उसके सामने यह कहा हो, उसके पास इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। हर कोई, जाओ, मैं फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को मारना चाहता हूं। इस रक्त क्षेत्र परीक्षण में फूले हुए बादल समुद्र क्षेत्र का नाम फिर से प्रकट नहीं होगा। एज क्लाउड ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, उसने चाल चलने का बीड़ा उठाया। विरोधी कोई और नहीं बल्कि सी ड्रैगन यंग मास्टर था। जैसे ही सी ड्रैगन यंग मास्टर की बाह ने एक पल में पकड़ लिया, वह एक लंबे भाले में बदल गया जो आकाश और पृथ्वी को भेद गया। भाले के छूटते ही सारा संसार विकृत हो गया। एक भाला सीधे सी ड्रैगन यंग मास्टर के चेहरे पर लगा। यह कदम सी ड्रैगन यंग मास्टर को मारने के लिए था, जिससे उसके पास वापस लड़ने के लिए कोई जगह नहीं बची। इस समय सी ड्रैगन यंग मास्टर ने आखिरकार एक चाल चली। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। कृपाण प्रकाश तुरंत आकाश और पृथ्वी के माध्यम से कट गया, सी ड्रैगन यंग मास्टर के भाले की ओर बढ़ गया। बूम! लंबा भाला और कृपाण प्रकाश हवा में जमकर टकराए। भयानक सदमे की लहर हलकों में बह गई। आकाश में दोनों समुद्री क्षेत्रों के कुछ विशेषज्ञ भी दृढ़ता से खड़े नहीं हो सके और उड़ाए जाने वाले थे। सी ड्रैगन यंग मास्टर और एज क्लाउड के बीच की लड़ाई स्पष्ट रूप से जू शुए की और बाई हनमो के बीच की लड़ाई से अधिक तीव्र और भयानक थी। सी ड्रैगन यंग मास्टर की जोरदार ची एज क्लाउड की तुलना में लगभग खराब नहीं थी। लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष लड़े, अंतर स्पष्ट हो गया। एज क्लाउड, जिसने पहले ही हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में कदम रखा था, स्पष्ट रूप से सी ड्रैगन यंग मास्टर से अधिक मजबूत था। उसके भाले की रोशनी ने सी ड्रैगन यंग मास्टर की सेबर लाइट को सीधे तोड़ दिया। हालांकि यह बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी यह सीधे सी ड्रैगन यंग मास्टर के चेहरे पर जा लगा। सी ड्रैगन यंग मास्टर फिर से गिरा। कृपाण प्रकाश ने भाले के प्रकाश को चकनाचूर कर दिया और उसके सभी हमलों को रोक दिया। दूसरी ओर, बाई हनमो और जू श्यूकी के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि एज क्लाउड द्वारा पहले उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, लेकिन बाई हनमो का इस लड़ाई में डरपोक होने का कोई इरादा नहीं था। उल्टे वह और भी पागल हो गया। वह पागलों की तरह लड़े, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि एक अब करीबी साधना में था और उसे एक के लिए पर्याप्त समय खरीदना था। जब ये ज़िवेन करीबी साधना से बाहर आए तभी वह युद्ध के परिणाम का निर्धारण कर सके। जाहिर है, सी ड्रैगन यंग मास्टर भी इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। इसलिए भले ही उसकी ताकत जाहिर तौर पर एज क्लाउड से भी बदतर थी, फिर भी उसने एज क्लाउड को पीछे रखा और एज क्लाउड को एक शिवेन को खोजने से रोका। जब तक ये ज़िवेन करीबी साधना से बाहर आती है, तब तक परिणाम निर्धारित होगा। अगर ये ज़िवेन एज क्लाउड को हरा देती तो वे जीत जाते। अगर ये ज़िवेन हार गए तो वे केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते थे। उसी समय दोनों समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ शहर में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों को घेरने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस समय शहर के अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ बाहर निकल आए। दोनों समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने उन्हें नहीं रोका। उनकी राय में ये लोग उनकी दुधारू गायें थीं। वे उन्हें भविष्य में रक्त के पत्थर प्रदान करेंगे। इस समय फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ भी समझ गए थे कि यह जीवन मरण की लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। दो समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों के घात के सामने वे पीछे नहीं हटे। याओ कियान, जिंग वुहुई और अन्य के नेतृत्व में उन्होंने दो समुद्री क्षेत्रों के प्रमुख बलों के विशेषज्ञों को रोकना और मारना शुरू कर दिया। एज क्लाउड बहुत मजबूत था। हालांकि सी ड्रैगन यंग मास्टर भी प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनकी साधना का समय अपेक्षाकृत कम था। वह सभी तरह से हार गया था। किनारे के बादल, अहंकारी मत बनो, मेरे परशु को खाओ। आवाज फीकी पड़ने से पहले एक कांस्य परशु एक लंबे अजगर में बदल गया और एज क्लाउड पर हमला करते हुए तुरंत आकाश से टूट गया।
यह पेई जिंगचेन था, जो लंबे समय से छिपा हुआ था, जो आखिरकार मदद नहीं कर सकता था लेकिन एक चाल चली। एक और आधा कदम कानून प्रकटीकरण क्षेत्र। एज क्लाउड अचानक डूब गया। उसने सीधे भाले से इस लंबे अजगर को हरा दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी किसी ड्रैगन यंग मास्टर और बाय हनमो के बाद एक और हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ पनपे हुए क्लाउड सी रीजन में छिपा हुआ है। यह कैसे संभव हुआ? उनकी धारणा में फूला हुआ बादल सागर क्षेत्र सिर्फ एक अगोचर छोटा समुद्री क्षेत्र था। उत्तराधिकार में इतने उत्कृष्ट लोग कैसे हो सकते हैं? फिर मेरे पास एक साथ आओ, मुझे तुम सबको मारने दो। हालांकि एज क्लाउड, जो गुस्से से जल रहा था, उसकी परवाह नहीं कर सकता था। वह सीधे यंग मास्टर है लॉन्ग और पेई जिंगचेन से भिड़ गया, जो उस पर आरोप लगा रहे थे। भले ही यह 2 के खिलाफ 1 था, फिर भी उसने ऊपरी हाथ पकड़ रखा था और उन्हें दबा दिया था। 2 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों के संयुक्त हमले के तहत फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार हार की स्थिति में आ गए। भले ही पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में रक्त के पत्थरों से उनकी ताकत बढ़ी हो, लेकिन मात्रा के मामले में उनकी तुलना 2 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती थी। लगभग शुरुआत से ही फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ लगातार पीछे हट रहे थे। यह भी देखने योग्य था, फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ वास्तव में 2 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए अतुलनीय थे। चाहे गुणवत्ता के मामले में या मात्रा के मामले में वे बहुत हीन थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें येशिवेन पर टिका दीं। इस समय केवल येशिवेन ही स्थिति को उलट सकती थी। जब वे पूरी तरह से हताश स्थिति में थे तो एक अत्याचारी आभा आकाश में भाग्य को चकनाचूर करते हुए सीधे आकाश में उठी। एक आकृति भूत की तरह उछली। स्विश! आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई और सीधे एज क्लाउड में चली गई। प्रकाश की उस धारा में एक विशाल सुनहरा हाथ का निशान अचानक फैला, एक विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया और सीधे एज क्लाउड पर दबा दिया। एज क्लाउड, जो यंग मास्टर सी ड्रैगन और पेई जिंगचेन का जमकर पीछा कर रहा था, अचानक उस पर्वत श्रृंखला में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया। उसने अचानक अपने लंबे भाले को वापस ले लिया और भाला आकाश के पर्दे को फाड़ते हुए विशाल आकाश से टूट गया और एक पल में हमले का सामना किया। बूम! पर्वत श्रृंखला को कुचल दिया गया था। एक हिंसक प्रकाश में फूट रहा था, हलकों में बह रहा था। एज क्लाउड की हथेली भाले को पकड़े हुए थोड़ा कांपती है, जैसे कि उसे एक हिंसक टक्कर का सामना करना पड़ा हो। कौन है भाई? उसने दहाड़ा और अपने कांपते हाथों को स्थिर किया। इस समय सुनहरी रोशनी अंततः समाप्त हो गई, जिससे भीतर की आकृति प्रकट हो गई। हरे रंग की शर्ट में एक युवक सबके सामने आया। येशिवेन, तुम बाहर हो। बढ़िया। जब पेई जिंगचेन ने देखा कि वह व्यक्ति येशिवेन निकला तो उसने तुरंत खुशी से कहा। उनकी राय में येशिवेन इस लड़ाई में स्थिति को उलटने की कुंजी थी। यह भी मौलिक कारण था कि एज क्लाउड वापस आने वाला था। यह जानने के बावजूद उन्होंने फले फूले क्लाउड सिटी में रहने का साहस किया। अब ऐसा लग रहा था कि येशिवेन ने उन्हें निराश नहीं होने दिया। येशिवेन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े थे, अपने पैरों के नीचे अंतहीन सुनहरी लहरों पर कदम रखते हुए। दूर से देखने पर वह किसी देवता के समान प्रतीत होता था। उसने बस बियान यून को देखा और धीरे से कहा, यह जगह मेरे पास छोड़ दो। तुम लोग जाओ और पहले ज़ुज़ुएकी से छुटकारा पाओ। हालांकि येशिवेन अभी बाहर आया था, वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति खतरनाक दिख रही थी। वास्तव में इसे हल करना बहुत आसान था। जब तक उसने एज क्लाउड को पीछे रखा, यंग मास्टर सी ड्रैगन ज़ुशुएकी को मारने के लिए सेना में शामिल हो गया। फिर शेष ट्रांसेंडेंट रियल योद्धाओं के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं थी। क्या आप येशिवेन हैं? एज क्लाउड ने अपना सिर झुकाया और हाथ में एक लंबा भाला लेकर पूछा। हाँ, येशिवेन ने सिर हिलाया। तुमने मेरे भाई को मार डाला। एज क्लाउड ने अपने गुस्से को दबा दिया और शांत रहने का नाटक करने की पूरी कोशिश की। यह सही है, येशिवेन ने शांति से उत्तर दिया, जैसे कि वह मनुष्यों की दुनिया से दूषित नहीं था। अच्छा। एज क्लाउड ने केवल 3 बार अच्छा कहा। वह इतना गुस्से में था कि वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। शुआ! उसके हाथ में लंबा भाला अचानक भूत की तरह चुभ गया और तुरंत येशिवेन के चेहरे के सामने आ गया। जल्दी! यह भाला बस अपने उच्चतम स्तर को पार कर गया। गुस्से में उसकी गति चरम सीमा तक तेज थी। येशिवेन के पैरों के नीचे सुनहरी दिव्य लहर ने अचानक एक प्रतिक्रिया दिखाई। वह ऊपर कूदा, एक सुनहरा दिव्य पर्दा बनाया और उसमें येशिवेन की रक्षा की। डांग! लंबा भाला स्वर्ण दिव्य तरंग में चुभ गया। हिंसक भाला प्रकाश पागलपन से गोल्डन डिवाइन कर्टन की परत से टूट गया। लंबा भाला लगभग आधे रास्ते में घुस गया और अंत में येशिवेन के चेहरे के सामने 3 इंच रुक गया। भाले की बत्ती जो बुझ गई थी उसने येशिवेन को लगभग मार ही डाला था। हालांकि येशिवेन अभी भी बहुत शांत थी, बिना किसी मामूली बदलाव के। उसका हाथ नहीं रुका और उसने सीधे एक और मुहर लगा दी। यह आकाश और समुद्र में बदल गया और यह फट गया।
उल्टा महासागर मोहर। एज क्लाउड ने अभी अभी हसन सील की शक्ति का अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस उल्टे महासागर की मोहर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की जो हसन मोहर से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। उसने सीधे लंबे भाले को बाहर निकाला, मुड़ा और भाले से वार किया। बूम! पूरे उल्टे महासागर की सील को सीधे छेद दिया गया था और एक बड़ा छेद किया गया था, लेकिन उसकी हथेली भी सीधे फट गई थी। कितनी बड़ी ताकत है! एज क्लाउड चुपके से चौंक गया। इस मोहर ने वास्तव में उसकी हथेली को चकनाचूर कर दिया। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह कितना भयानक था। यद्यपि उनकी मुख्य साधना दिशा भौतिक शरीर नहीं थी, उन्होंने अर्धचरणीय नियम प्रकटीकरण क्षेत्र तक साधना की थी। भले ही भौतिक शरीर में उसकी कमी थी, वह पहले ही काफी स्तर पर पहुंच चुका था। प्रतिद्वंदी मात्र एक उत्कृष्ट क्षेत्र का योद्धा था। जब वह अपनी हथेली को चकनाचूर करने में सक्षम था तो वह कैसे चौंक नहीं सकता था। अभी अभी लड़ाई में हालांकि येज़िवेन ने सीधे तौर पर कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन वह वास्तव में गुप्त रूप से एज क्लाउड की लड़ाकू शक्ति का अनुमान लगा रहा था। एज क्लाउड वास्तव में बियान रंग की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। वह शायद हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन इनिशियल पीक पर पहुंच गया था। अगर एक महीने पहले ये जीवेन होते तो एज क्लाउड का सामना करते हुए सबसे अधिक संभावना हार जाती। लेकिन अब यह अलग था। एक महीने से अधिक समय में येज़िवेन ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं किया। उसने आधे मिलियन से अधिक ब्लडस्टोन को अवशोषित कर लिया था। उसकी साधना सुचारू रूप से पारलौकिक क्षेत्र 7वें स्तर के शिखर में प्रवेश कर गई थी। उसे केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश करने के अवसर की आवश्यकता थी। उसने कुछ दिनों पहले ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल पीक में प्रवेश किया था, लेकिन वह एकांत से बाहर क्यों नहीं आया। इसका कारण यह देखना था कि क्या वह ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें लेवल में प्रवेश कर सकता है। यदि वह उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश कर सकता है तो फैंग जेंगयुन असुरक्षित होगा। वह उसका विरोधी बिल्कुल नहीं होगा। दुर्भाग्य से, हालांकि वह कड़ी मेहनत कर रहा था और यहां तक मदद करने के लिए मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ का बलिदान भी कर दिया था, अंत में उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अवसर अभी तक नहीं आया था। हालांकि भले ही उसने 8वें स्तर के पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, यह येज़िवेन के लिए पर्याप्त था। एज क्लाउड की ताकत का पता लगाने के बाद येज़िवेन को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसने तुरंत अपने पैर पटक दिए और सुनहरी लहर में एक सुनहरी लहर दिखाई दी। येज़िवेन का पूरा शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और एक पल में एज क्लाउड के सामने दिखाई देने लगा। उसके शरीर का रोम रोम तारों की शक्ति उगल रहा था। अनगिनत मात्रा में तारों की शक्ति उसकी बांह पर इकट्ठी हुई और एक विशाल तारे में परिवर्तित हो गई। यह तारा अचानक एज क्लाउड की ओर धराशायी हो गया। बूम! स्टार और एज क्लाउड का लंबा भाला अचानक आपस में टकरा गया, जिससे सीधे भयानक टक्कर हुई। दुनिया ने रंग बदला, रक्तरंजित तरंग हलकों में बह गई। यह येज़िवेन इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हे भगवान, क्या मैं इसे सही देख रहा हूँ? यह येज़िवेन एज क्लाउड के साथ समान रूप से कैसे लड़ सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लोग इतने आश्वस्त हैं कि वे एज क्लाउड के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। यह पता चला है कि येज़िवेन की तरह एक भयानक अस्तित्व है। हम दोनों के युद्ध के मैदान के बिल्कुल करीब नहीं आ सकते, अन्यथा हम बाद में टुकड़ों में बन जाएंगे। बूम बूम बूम! येज़िवेन का आक्रमण बिना रुके शुरू हो गया था और सभी प्रकार की मार्शल आर्ट ने उसके हाथों में असाधारण शक्ति दिखाई। वह सामान्य मार्शल आर्ट रूटीन का सख्ती से पालन नहीं करता था और उसके हाथों में कोई भी मार्शल आर्ट शानदार ढंग से चमक सकता था। येज़िवेन के सामने एज क्लाउड लगातार पिछड़ रहा था। येज़िवेन बहुत मजबूत थी। पर्वतों को भी उड़ा सकने वाली उसकी अद्वितीय शक्ति के सामने एज क्लाउड, जो शरीर साधना में विशेषज्ञ नहीं था, केवल नुकसान उठाना जारी रख सकता था। भयानक शक्ति ने लगातार लंबे भाले के माध्यम से उसके शरीर पर बमबारी की, जिससे उसके हाथ लगातार कांपते रहे। यह पहले से ही खून से टपक रहा था और फटा हुआ घाव बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अन्य ताइफैंग सागर क्षेत्र के लोग बचाव करना चाहते थे, या यूं कहें कि वे येज़िवेन से निपटने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे। हालांकि उन्हें फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के लोगों द्वारा वापस पकड़ लिया गया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे जीत सकते हैं या नहीं, ये येज़िवेन पर निर्भर करता है। वे दूसरों को उसे कैसे परेशान करने दे सकते थे। दूसरी ओर सी ड्रैगन यंग मास्टर और पेई जिंगचेन के साथ बाई हनमो पर दबाव अचानक कम हो गया। 3 हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ सेना में शामिल हुए। यह स्वाभाविक रूप से अनगिनत गुना अधिक अत्याचारी था जब केवल बाई हनमो थी। बाई हनमो की पागल लड़ाई शैली के तहत ज़ुज़ुएकी, जो पूरी तरह से नुकसान में पड़ गया था, इस समय और भी शर्मिंदा था। एक ही क्षेत्र के 3 विशेषज्ञों के अवरोधन के सामने उसके पास लगातार पैरवी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाहरी लोगों की नज़रों में उन्हें यह भी संदेह था कि ज़ुज़ुएकी ने इतने सालों तक अपनी प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त की। वह बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा था। शुरुआत में वह बाई हनमो द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था।
फिर 3 लोगों के हमलों के तहत उसने आगे बढ़ने और पीछे हटने की अपनी भावना खो दी। बोलने का कोई आदेश नहीं था। उनके हृदय में पीड़ा की कल्पना की जा सकती थी। उन्होंने शुरुआत में बाई हनमो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए बाई हनमो ने पहल की। वह बाई हनमो की पागल लड़ाई शैली से पूरी तरह से दबा हुआ था, लेकिन वह केवल दबा हुआ था। वास्तव में बाई हनमो की लड़ने की शैली हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती थी। जब तक बाई हनमो की ची खत्म हो जाती, वह बाई हनमो को आसानी से हरा सकता था। कौन जानता था कि इससे पहले कि बाई हनमो की ची समाप्त हो जाए, येजिवेन कहीं से भी प्रकट हो गई। उसने सी ड्रैगन यंग मास्टर और पेई जिंगचेन को उससे निपटने के लिए मुक्त कर दिया। बाई हनमो का अकेले सामना करना ही काफी सिरदर्द था। अब उसे सी ड्रैगन यंग मास्टर का सामना करना था, जो उससे कमतर नहीं था, और अत्याचारी पेई जिंगचेन। येजिवेन अब तक बचाव कर सकता था, जिसने पहले ही अपनी अत्याचारी ताकत दिखा दी थी। यदि यह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह 3 लोगों के हाथों मर जाता। नहीं, मैं इस तरह नहीं जा सकता। जू शुए की दहाड़ता रहा। वह देख सकता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पराजित होने में देर नहीं लगेगी। दूसरी ओर एज क्लाउड को बिल्कुल भी नहीं गिना जा सकता था। येजिवेन के आक्रमण के तहत एज क्लाउड, जो बार बार हार गया था, के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो गया था। वह जू जुएकी की मदद कैसे कर सकता है? उसके हाथ में लंबा भाला एक भयानक रोशनी में फट गया, जिससे 3 लोगों के हमले एक ही झटके में विफल हो गए। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह घूमा और भाग गया। उसकी आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई और बचने वाली थी। इस समय उसके पास दूसरों की परवाह करने का समय नहीं था। खुद को बचाने के लिए यह काफी अच्छा था। छोड़ना चाहते हैं। ठीक उसी समय जब वह बचना चाहता था, बाई हनमो ने पहले ही यह देख लिया था। बाई हनमो तुरंत दौड़ पड़ी। सफेद जेड लंबी तलवार ने एक भयानक तलवार की रोशनी को फोड़ दिया, आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए उसका पीछा करते हुए। धत्तेरी की। जू शुएकी ने देखा कि बाई हनमो का हमला सबसे पहले जोर पकड़ने वाला था। वह गुस्से में था और तलवार की रोशनी के हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपने लंबे भाले का इस्तेमाल किया। छोड़ना चाहते हैं। इस समय पेई जिंगचेन और यंग मास्टर सी ड्रैगन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उसका पीछा किया और उसके चारों ओर एक त्रिकोण बना दिया। उसे हराना आसान नहीं था। वे उसे कैसे भागने दे सकते थे? वे सभी अच्छी तरह से जानते थे कि एक हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम विशेषज्ञ को मारना कितना मुश्किल था। वे येजिवेन की तरह नहीं हो सकते थे, बयान रंग का वध करना जैसे मुर्गियों और कुत्तों का वध करना। अगर इस विशेषज्ञ को रिहा कर दिया गया तो यह भविष्य की परेशानी होगी। एक बार जब उनका शहर में कोई नहीं होगा तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ताइफेंग सागर क्षेत्र के लोगों की तरह उन्हें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि येजिवेन अचानक उनके पास आएंगे। जैसा कि कहा जाता है, एक व्यक्ति केवल 1000 दिनों के लिए चोर हो सकता है। एक चोर से 1000 दिन तक कोई कैसे पहरा दे सकता है? यह देखकर कि वह बच नहीं सका, जू शुएकी अचानक पागल हो गया। उसके शरीर पर अनगिनत कीवी घेरे में बह गए, जिससे एक हिंसक तूफान बन गया। वह सीधे बाई हनमो के पास गया। धिक्कार है, यह सब तुम्हारी गलती है। वह बाई हनमो से अंदर तक नफरत करता था। अगर बाई हनमो न होती तो वह न उलझता। वह बच भी नहीं सका। हालांकि वह भूल गया था कि अगर वह इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लोभ के तथाकथित परिणाम इससे अधिक कुछ नहीं थे। स्विश, लंबा भाला आसमान को काटता हुआ एक पल में बाई हनमो के सभी बचावों को तोड़ देता है। भाला सीधे उसके पेट के निचले हिस्से में जा लगा। बाई हनमो के पेट के निचले हिस्से से सफेद जेड जैसी रोशनी फूट पड़ी, लेकिन वह फिर भी इस हिंसक भाले का विरोध नहीं कर सका। पफ, लंबा भाला सीधे उसके निचले पेट में घुस गया, जिससे उसके निचले पेट में एक बड़ा छेद हो गया। बाई हनमो ने खून के धब्बे को काटा। उसकी आंखें लाल थीं। इस समय जोर से चिल्लाने के साथ उसके हाथ में सफेद जेड तलवार की एक अद्भुत रोशनी को गिरा देती है। जू शुएकी बाई हनमो के बहुत करीब था। इस समय इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। दूसरे शब्दों में, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई हनमो चोट के बदले चोट का सौदा कर सकती है। गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में बाई हनमो अभी भी ऐसी भयानक चाल चल सकती थी। तलवार की रोशनी जू जुएकी के शरीर पर लगी। खून तुरंत छलक गया और हड्डी के टुकड़े हवा में घूम गए। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर पर एक बड़ा घाव सीधे फट गया था। उसका पूरा शरीर तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। मरना। इस समय एक कांसे का हलबर्ड आसमान में घुसा और सीधे जू जुएकी के शरीर में घुस गया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया और उसका दिल तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया गया। जू शुएकी ने अनिच्छा से संघर्ष किया। उसकी आंखें अभी भी अनिच्छा से भरी हुई थीं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी जीवन शक्ति पहले ही पूरी तरह से चूस ली गई थी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चाहे वह दोनों पक्षों के विशेषज्ञ हों या अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ जो शहर के बाहर से देख रहे थे, वे सभी अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गए।
वह गिर गया था, एक आधा कदम ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ गिर गया था। उनके लिए यह बस एक गगनभेदी मामला था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि सबसे अच्छा परिणाम एक तरफ से दूसरे को दूर करना होगा। ट्रांसेंडेंट रियलम विशेषज्ञों के हताहतों की संख्या शामिल नहीं थी, लेकिन आधे अधूरे ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ को मारना बेहद मुश्किल था। आखिरकार यह ट्रांसेंडेंस शब्द से कलंकित था। स्वाभाविक रूप से यह अलग था। यह सब बेहद अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन यह बहुत ही उचित लग रहा था। हालांकि एक आधा चरण पारगमन क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गया था, लेकिन 3 आधे चरण पारगमन दायरे के शुरुआती विशेषज्ञ उसे घेर रहे थे। युवा मास्टर सी ड्रैगन की खेती जू शुएकी की खेती से ज्यादा खराब नहीं थी। पेई जिंगचेन और बाई हन्मो की मदद से यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उसे मार सकते थे। हे, यह आखिरकार हो गया। पेई जिंगचेन जोर से हौंफने लगा। उसके हाथ में कांस्य हलबर्ड अभी भी जू शुएकी के खून से सना हुआ था। वे अंत में प्रतिद्वंद्वी के हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर से निपटे। उस समय भले ही ये जिवेन हार गई थी, फिर भी वे चारों एज क्लाउड को रोक सकते थे। यह एक अजेय स्थिति में होने के बराबर था। शुरुआत से ही उन्हें एज क्लाउड के हमले का विरोध करना पड़ा। जोजुकी की तुलना में एज क्लाउड वास्तव में भयानक था और इससे निपटना मुश्किल था। वह और यंग मास्टर सी ड्रैगन सेना में शामिल हो गए, लेकिन वे फिर भी एज क्लाउड से हार गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जूजुए की एज क्लाउड के हाथों मर जाएगा और उसे फलते फूलते क्लाउड सिटी से हटना पड़ा। बगल में खड़ी बाई हन्मो दर्द से कराह रही थी। हालांकि वह अभी बहादुर और निडर दिख रहा था। अगर भाले की स्थिति थोड़ी दूर होती तो वह उसकी रीढ़ को भी भेद सकता था। उस समय वह जीवन भर के लिए पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाएगा। हालांकि जैसे जैसे उसने अपनी मार्शल तकनीक को प्रसारित करना जारी रखा, उसके शरीर पर घाव बिजली की गति से लगातार ठीक हो रहे थे। हालांकि इसकी तुलना येजिवेन की फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से चोटों को ठीक करने के लिए एक अद्भुत मार्शल तकनीक थी। हालांकि उन तीनों ने ज्यादा आराम नहीं किया। वे सीधे 2 समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों पर झपटने लगे। उनके हमलों के तहत फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ, जो संख्या में नुकसान में थे, पीछे हट गए। वे लगभग असहाय थे। पफ पेई जिंगचेन के हाथ में लंबे परशु ने तुरंत ही उत्कृष्ट दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ को भेद दिया। यह लगभग सहज था। इस समय दोनों कुलों के विशेषज्ञ भयभीत थे। उन्हें बस इतना याद था कि हालांकि उनके सामने ये लोग एज क्लाउड के हाथों लगातार पीछे हट रहे थे, फिर भी वे हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञ थे। उनके लिए यह केवल एक आपदा थी जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। परिणाम तय है। इस समय शहर के अंदर और बाहर लड़ाई देख रहे लोगों को अचानक यह विचार आया। नतीजा तय हुआ। एज क्लाउड से एक कदम आगे जूजुएकी को हराने वाली तिकड़ी कम से कम अपराजित रह सकती है यदि वे इस समय येजिवेन की सहायता के लिए दौड़े। दूसरे शब्दों में, अगर एज क्लाउड जल्दी से ये शिवेन को नहीं हरा सकता था, तो इस लड़ाई का परिणाम पहले से ही तय था। हर कोई अचंभे में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंतिम परिणाम ऐसा होगा। अंत में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिनके बारे में शुरुआत में हर कोई निराशावादी था, जीत गया। यहां तक 3 आधे चरण के ट्रांसेंडेंस विशेषज्ञों के साथ 2 समुद्री क्षेत्रों की संयुक्त ताकतों के तहत फूले हुए बादल सागर क्षेत्र को कोई फायदा नहीं हुआ। एज क्लाउड के सामने यंग मास्टर सी ड्रैगन और पेई जिंगचेन मुश्किल से ही टिक पाए। बाई हन्मो केवल अस्थायी रूप से जू शुएकी को दबा सकती थी। यदि लड़ाई जारी रही तो यह केवल एक करारी हार में समाप्त होगी। इसके अलावा उत्कर्ष क्लाउड सी रीजन को ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञों की लड़ाई में कोई फायदा नहीं हुआ। सभी पहलुओं से फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र हार से दूर नहीं था। एक व्यक्ति की उपस्थिति के बाद स्थिति तुरंत उलट गई। यह येजिवेन थी। अपनी उपस्थिति की शुरुआत से फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र ने युद्ध के मैदान पर निष्क्रिय स्थिति को तुरंत उलट दिया। पूरी लय फले फूले बादल सागर क्षेत्र के पक्ष में उलटने लगी। फले फूले बादल सागर क्षेत्र के लिए सब कुछ उल्टा करने का मूल आधार यह था कि येजिवेन एज क्लाउड को ब्लॉक कर सकता था ताकि उसके पास हस्तक्षेप करने का एक तरीका हो सके। इतनी बड़ी लड़ाई देखने के बाद आखिरकार हर कोई समझ गया कि एक शीर्ष विशेषज्ञ पूरी टीम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एज क्लाउड के अस्तित्व के कारण ताइफेंग सागर क्षेत्र अन्य समुद्री क्षेत्रों पर हावी हो सकता है। येजिवेन के अस्तित्व के कारण फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र एक प्रतिकूल स्थिति में स्थिति को बदल सकता है। इस तरह के एक विशेषज्ञ के साथ यह करोड़ों अन्य के लायक होगा। इस समय येजिवेन और एज क्लाउड के बीच लड़ाई भी एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। येजिवेन के शक्तिशाली आक्रमण के तहत एज क्लाउड केवल विरोध करना जारी रख सकता था। येजिवेन की ताकत बहुत अधिक थी। येजिवेन के नेतृत्व में होने का परिणाम यह था कि एज क्लाउड केवल येजिवेन की चालों को निष्क्रिय रूप से प्राप्त कर सकता था। तुम मेरे विरोधी नहीं हो, जल्दी करो और आत्मसमर्पण करो, येजिवेन ने उपहास किया। उनकी पहली चाल कातिलाना चाल थी।
जब्त की गई अर्थ लेवल तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। तलवार की आभा ने दुनिया को भर दिया और अंतहीन तलवार की आभा हवा में फैल गई, जो चारों ओर फैल गई। वह तलवारबाजी के देवता की तरह था। एक आकस्मिक तलवार में बड़ी शक्ति हो सकती है। इस मामले में एज क्लाउड पीछे हटता रहा। उसके दिल में अवसाद ने उसे लगभग खून की उल्टी कर दी। उसने कभी इतने अजीब प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उसने अतुलनीय शक्तिशाली ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। हालांकि ऐसे प्रतिद्वंद्वी की गति भी बहुत धीमी थी, इसलिए उन्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसने ये शिवेन जैसे प्रतिद्वंद्वी के बारे में कभी नहीं सुना था। तू जिवेन का हमला बेहद शक्तिशाली था और उसकी गति बेहद तेज थी। धिक्कार है, तुमने मुझे बाहर कर दिया। तुम पछताओगे। एज क्लाउड एक परोपकारी व्यक्ति भी नहीं था। उसके शरीर पर अचानक बर्फ सफेद शल्कों की परतें दिखने लगीं। उसका शरीर अचानक अपने मूल आकार से दोगुना हो गया। इसे देखते हुए उनका लगभग 4 मीटर लंबा शरीर असामान्य रूप से दमनकारी लग रहा था। अब उसे देखने पर वह सफेद सिर वाले राक्षस की तरह लग रहा था। स्विश, उसका फिगर हिल गया और उसने अचानक जमीन पर पैर रख दिया। अचानक उसका पैर बर्फ के धब्बों के समूह पर पड़ गया। एक पल में वो पहले ही येकशिवेन के सामने दौड़ पड़ा। उसकी गति अत्यंत तेज थी। अभी की तुलना में एक जबरदस्त परिवर्तन था। वह जहां भी गया, येजिवेन की तलवार की आभा तुरंत फट गई। यह उसके सफेद तराजू को बिल्कुल नहीं तोड़ सका। भाड़ में जाओ, एज क्लाउड चिल्लाया। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंधी हुई थीं और सीधे एक भयानक मुट्ठी ऊर्जा को बाहर निकाल दिया। इसने एक विशाल बवंडर को बहा दिया और तुरंत येकशिवेन में विस्फोट हो गया। येजिवेन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। लंबी तलवार अचानक कट गई। एक शानदार तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई और एज क्लाउड की मुट्ठी पर तुरंत गिर गई। डांग, येजिवेन की लंबी तलवार उसके तराजू को नहीं काट सकती थी। यह केवल उसके तराजू पर निशान छोड़ सकता था। इसके अलावा यह निशान बहुत जल्दी गायब हो गया, जैसे कि यह कभी दिखाई ही नहीं दिया था। येजिवेन की लंबी तलवार उसके तराजू को नहीं काट सकती थी। उनके हिमश्वेत तराजू की रक्षात्मक शक्ति को आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। आप पहले व्यक्ति हैं जो मुझे इस कदम के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको मेरे हाथों मरने पर गर्व होना चाहिए, एज क्लाउड ने ठंडे स्वर में कहा। एज क्लाउड असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। वह एक मानवीय सफेद बख्तरबंद राक्षस की तरह था। उनके शरीर पर प्रभावशाली आभा लगातार बढ़ रही थी। चाहे वो येजिवेन की मदद करना चाहते थे या वे लोग जो एज क्लाउड की मदद करना चाहते थे, वे बस इन दो लोगों के युद्ध के मैदान के करीब नहीं आ सके। यहाँ तक पेई जिंगचेन, यंग मास्टर सी ड्रैगन और बाई हनमो भी वही थे। वे गहराई से महसूस कर सकते थे कि यद्यपि वे सभी आधे अधूरे कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, फिर भी ये दोनों उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अगर यह सिर्फ एज क्लाउड होता तो यह ठीक होता। हालांकि एज क्लाउड शक्तिशाली था, फिर भी उसे देखा और छुआ जा सकता था। उनके और एज क्लाउड के बीच एक गैप हो सकता है, लेकिन यह केवल संचय का गैप था। यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया गया तो वे भविष्य में एज क्लाउड को पकड़ने में सक्षम हो सकते हैं और यहां तक उससे आगे निकल सकते हैं। वे दसियों हजार वर्षों के लिए फले फूले बादल सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत क्षेत्र थे। उनकी ताकत फले फूले बादल सागर क्षेत्र के किसी भी युवा विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। स्वाभाविक रूप से उनमें इतना गर्व और आत्मविश्वास था। वे एज क्लाउड और अन्य से खराब नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि पिछला गैप था। हालांकि रक्त की दुनिया में प्रवेश करने के बाद थोड़े समय में सभी अंतरालों को दूर किया जा सकता था। कुछ भी नहीं था। येकशिवेन वास्तव में जिस चीज ने उन्हें थोड़ा हताश और शक्तिहीन महसूस कराया था, वह केवल ट्रांसेंडेंट रियलम 7th लेवल पर था, लेकिन वह पहले से ही हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम के प्रारंभिक विशेषज्ञों को मार सकता था। जब वह हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम इनिशियल में पहुंचा तो यह अकल्पनीय था कि वह कितना शक्तिशाली होगा, और गति निश्चित रूप से उनकी कल्पना से अधिक होगी। आखिरकार ट्रांसेंडेंट रियल्म की सफलता हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म या यहां तक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म की तुलना में बहुत आसान थी। लेकिन सौभाग्य से ऐसा व्यक्ति दुश्मन नहीं बल्कि उनकी तरफ था। हिस, एज क्लाउड की किस तरह की वंशावली है? यह बहुत भयानक है। वह वास्तव में एक अर्थ लेवल मार्शल इंस्ट्रूमेंट के हमले का विरोध कर सकता है। यह अकल्पनीय है। उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं पता। बियान युन और बियान रंग की रक्त रेखा बहुत रहस्यमय है। वे समुद्री कबीले में एक बहुत ही रहस्यमय कबीले से संबंधित हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। उनके पूर्वजों के पास प्राचीन काल से एक विशाल जानवर का खून भी है। हालांकि यह केवल एक किंवदंती है। वास्तव में बहुत से लोग रक्त रेखा को सक्रिय नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वह कबीला ताइफेंग सागर क्षेत्र में हमेशा अज्ञात रहा है। लेकिन इस पीढ़ी में बियान यून रक्त रेखा को सक्रिय करने में सक्षम था। इसने उसे अचानक खड़ा कर दिया। वह ताइफेंग सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं।
एक बार जब उसकी रक्त रेखा सफलतापूर्वक उत्तेजित हो जाती है तो उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आएगा, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वह अपने दायरे से बाहर भी लड़ने में सक्षम हो जाएगा। कितना भयानक! ह्यूमनॉइड स्केल मॉन्स्टर में बदल चुके एज क्लाउड को देखकर हर कोई हैरान रह गया। एज क्लाउड के पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड थे जिनका उसने खुलासा नहीं किया था। यदि यह इस दिन के लिए नहीं होता तो वह उन सभी को कैसे प्रकट कर सकता था। हालांकि सभी ने एक शिवेन को अपनी आंखों में और भी अधिक भय के साथ देखा, क्योंकि एज क्लाउड जैसा भयानक विशेषज्ञ भी उसके द्वारा एक कोने में धकेल दिया गया था। यदि एज क्लाउड एक भयानक राक्षस था तो ये जिवेन शायद एक ऐसा प्राणी था जो एक राक्षस से भी अधिक भयानक था। एज क्लाउड द्वारा रक्त रेखा को सक्रिय करने के बाद उसके पूरे शरीर में ची आसमान छू गई। वह इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक शातिर जानवर था। एक शातिर जानवर जो प्राचीन काल से निकला था। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग भी खून से लथपथ हो गया था। वह क्रूर और रक्तपिपासु होने लगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। उसके पास इस शातिर जानवर के रक्त रेखा के प्रभाव का सबसे अधिक अनुभव था, क्योंकि उसका शरीर भी स्टार बीस्ट के रक्त रेखा के साथ एकीकृत था। स्टार बीस्ट की रक्त रेखा हमेशा उसके दिमाग को प्रभावित करती थी, जिससे वह पहले से ज्यादा क्रूर और खून का प्यासा हो जाता था। वास्तव में येमो ने उन्हें खेती की तकनीक के बारे में पहले ही बता दिया था। हालांकि उन्होंने फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के स्टार बीस्ट के रक्त को निगलने का विकल्प चुना। एक और निगरानी रखने के लिए मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष था, इसलिए उन्हें स्टार बीस्ट की रक्तरेखा से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की चिंता नहीं थी। वह शांति से स्थिति का न्याय कर सकता था। दूसरी ओर यह अत्याचारी शरीर शास्त्र के कारण भी था। यह अत्याचारी शरीर शास्त्र उसकी कल्पना से कहीं अधिक दबंग था। यह अन्य अस्तित्वों को सहन नहीं कर सका। यहाँ तक कि सुनहरा शरीर भी अत्याचारी शरीर पर भरोसा करके ही अस्तित्व में रह सकता है और अत्याचारी शरीर में एकीकृत हो सकता है। स्टार बीस्ट के रक्त रेखा के लिए भी यही सच था। ऐसे मामले में जहां अत्याचारी शरीर प्रमुख बल था, यहाँ तक स्टार बीस्ट की हिंसक रक्त रेखा भी अत्याचारी शरीर के सामने आत्मसमर्पण कर सकती थी और धीरे धीरे अत्याचारी शरीर में एकीकृत हो सकती थी। इसे केवल अत्याचारी शरीर से प्राप्त कार्य के रूप में माना जा सकता है और यह अत्याचारी शरीर की शुद्धता को प्रभावित नहीं करेगा। हर बार एज क्लाउड ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर पर मौजूद तराजू लगातार खुलते और बंद होते रहे। बहुत सारी रक्त ऊर्जा का सेवन करने के बाद उसका पूरा शरीर बेहोश होकर थोड़ा सा रक्त लाल हो गया। यह और भी भयानक था। ऐसा लगता था कि पूरी रक्त दुनिया में कुछ अदृश्य शक्तियां उसके द्वारा नियंत्रित थीं। इस समय वह वास्तव में एक मानव सदृश शातिर जानवर की तरह था जो प्राचीन काल से जाग गया था। उनके सफेद तराजू को गौर से देखा जाए तो उन पर अनगिनत कानून और रून भी खुदे हुए थे। वे उसके उपयोग के लिए लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की शक्ति को अवशोषित कर रहे थे। उसकी शक्ति मजबूत और मजबूत हो रही थी। उसके शरीर के चारों ओर एक रक्त रंजित आंधी बन गई थी। उनके द्वारा अनगिनत रक्त ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया गया था। यह बहुत भयानक था। ये जिवेन की आंखें लाल थीं। उसने बस लंबे भाले को छोड़ दिया और जंगली बुलाने की स्थिति में लौट आया। उसके हाथ पंजों में बदल गए और अचानक पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा कोई बड़ा छेद कर दिया गया हो। एक भयानक दरार तेजी से येक शिवेन की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था मानो यह उसके पूरे शरीर को दो हिस्सों में फाड़ देगा। ये जिवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली, जैसे कि उसने इस भयानक हमले को अपनी ओर आते हुए नहीं देखा हो। अचानक उसके हाथ सुनहरी रोशनी से चमक उठे, मानो उसने पत्थर को सोने में बदल दिया हो। उसने उसे अचानक उठा लिया और सीधे फाड़ दिया। स्वोश! पूरा आसमान फटा हुआ लग रहा था। अनगिनत रक्त ऊर्जा तुरंत छीन ली गई और एक विशाल शून्य दिखाई दिया। भयानक सुनहरी रोशनी ने आकाश को ढक लिया और उद्घाटन की ओर बढ़ गई। उद्घाटन वास्तव में उसके द्वारा खोला गया था। फिर उसने उसे इस तरह फाड़ा जैसे वह कोई कपड़ा फाड़ रहा हो। आप अभी भी अपने और मेरे बीच की वास्तविक खाई को नहीं समझते हैं। ये जिवेन की आवाज ठंडी थी, बर्फ से ठंडे भगवान की तरह। धिक्कार है, तुम मुझे इसके साथ विरोध करना चाहते हो। एज क्लाउड की बची हुई समझदारी ने उसे लगातार दहाड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने जो सांस छोड़ी वह तूफान में बदल गई, सभी दिशाओं में हिल गई। वह अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अनगिनत कानूनों में बदल गया। एक पल में बड़ी मात्रा में रक्त ऊर्जा ढह गई और अंतरिक्ष विकृत हो गया। वह अपने कुल की गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करने लगा। अनगिनत अजीबोगरीब कानून एक उन्माद में घनीभूत होने लगे। यह एक गुप्त तकनीक थी जिसका उपयोग रक्त रेखा को सक्रिय करने के बाद ही किया जा सकता था। चूंकि इस वंश का काफी समय से पतन हो रहा था, इसलिए इस गुप्त तकनीक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। हालांकि इस गुप्त तकनीक की शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। सूश! उसके हाथों पर एक भयानक सफेद रोशनी दिखाई दी। एक भूसे ने विशाल आकाश में प्रवेश किया, आकाश के पर्दे को फाड़ दिया और ये जिवेन के सामने बिजली की तरह फट गया।
क्या यह उनके कबीले की गुप्त तकनीक है? ये ज़िवेन ने उपहास किया। हालांकि वह एक ही स्थान पर नहीं रुके और मार खा गए। उसने अचानक जमीन पर कदम रखा और जमीन पर एक सुनहरी लहर दिखाई दी। फिर उसने इस मूके को चकमा दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से विस्फोट करने में सक्षम था। ये ज़िवेन, इस आदमी को मार डालो। ये मुंह की आवाज़ अचानक ये ज़िवेन के दिमाग में उभरी। उसके लहजे में थोड़ा उत्साह था। उसकी वंशावली बहुत महान है। यह प्राचीन काल से एक विशाल जानवर है। अगर तियानयुवान मिरर इसे अवशोषित कर सकता है तो इसे तुरंत मानव स्तर के पीक मार्शल इंस्ट्रूमेंट में पदोन्नत किया जा सकता है। ये मुंह के शब्दों ने अचानक ये ज़िवेन के दिल को हिला दिया। अगर ये मुंह अभी अपग्रेड करना चाहता है, हालांकि वह एज क्लाउड के रक्त सार को अवशोषित कर सकता है, तो अपग्रेड को पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा। ये ज़िवेन को उम्मीद नहीं थी कि एज क्लाउड की रक्त रेखा इतनी मजबूत होगी कि तियानयुवान मिरर एक ही बार में अपग्रेड हो सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपके भाई को कैसे हराया? ये ज़िवेन की तेज़ आवाज़ हवा में दिखाई दी। चूंकि उसने एज क्लाउड को मारने का फैसला किया था, इसलिए बाद में इसे जल्द से जल्द करना बेहतर था। इस समय अन्य स्थानों पर युद्ध पहले ही समाप्त हो चुके थे। पेई जिंगचेन, यंग मास्टर हाई लॉन्ग और बाई हनमो के नेतृत्व में 3 हाफ सटेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म विशेषज्ञ, ताइफेंग सागर क्षेत्र और फेंगसुई सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ आसानी से असुरक्षित थे। तीनों भीड़ों के झुंड में प्रवेश करने वाले बाघ की तरह थे। जल्द ही इन लोगों का वध कर दिया गया। 3 अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति दायरे के विशेषज्ञों के नेतृत्व में स्वाभाविक रूप से कोई भी बच नहीं सकता था। यहाँ सभी मारे गए। 2 समुद्री डोमेन इस क्षेत्र के आधिपत्य हो सकते थे, लेकिन उन्हें ये ज़िवेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। शायद उन्हें अपने पूरे इतिहास में इतनी गंभीर क्षति कभी नहीं हुई थी। उनका पूरी तरह से सर्वनाश हो गया था। लेकिन यह ब्लड वर्ल्ड का सबसे क्रूर कानून था। जीनियस जहरीले कीड़ों की तरह थे, अभ्यास करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करते थे। दफन व्यक्ति तलवार, दफन पृथ्वी तलवार, दफन स्वर्ग तलवार। ये ज़िवेन ने आकाश में तलवार की 3 बत्तियां लहराईं। एक समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ विलाप करने लगे, मानो पूरी दुनिया नष्ट होने वाली थी। यह एक तरह का द्रुतशीतन उतार चढ़ाव था। ये ज़िवेन के नियंत्रण में तलवार की ये 3 बत्तियां आकाश में एक साथ संघनित हो गईं, एक भयानक प्रकाश तलवार में संघनित हो गईं। एज क्लाउड की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। भयानक तलवार आभा द्वारा लाए गए खतरे की भावना ने उसके कारण को उत्तेजित किया और उसे पूरी तरह से जगा दिया। लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन, जो पूरी ताकत लगा रही थी, उसने एक बार फिर 3 तलवारों का इस्तेमाल किया। यह पहले बियान रंग को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन अब ये ज़िवेन को अर्थ ग्रेड मार्शल इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरक किया गया था। शक्ति इतनी महान थी कि बियान रंग के साथ पिछली लड़ाई के लिए यह अतुलनीय थी। ये ज़िवेन आखिरकार चले गए। उनके सिर के ऊपर विशाल प्रकाश तलवार अचानक उनकी आज्ञा के तहत फट गई। यह विशाल प्रकाश तलवार आकाश और पृथ्वी के बीच के सभी रक्त बादलों को चकनाचूर करते हुए विशाल आकाश के माध्यम से तुरंत टूट गई। दुनिया अचानक खामोश लग रही थी। सभी को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वे केवल इस शानदार दृश्य को देख सकते थे। इस समय एज क्लाउड ने इस भयानक तलवार का विरोध करने के लिए पागलपन से अपने शरीर में जेन क्यूई को बढ़ा दिया, लेकिन यह हल्की तलवार अजेय थी। इसने उसके सभी बचावों को नष्ट कर दिया और एक ही वार में उसे भेद दिया। खून फूट पड़ा और आसमान में बिखर गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी आवाजें गायब हो गईं। हर कोई बस यही नज़ारा देख सकता था। वे केवल यह देख सकते थे कि एज क्लाउड को ये ज़िवेन की तलवार ने छेद दिया था। जिस सफ़ेद कवच पर उसे गर्व था, वह एक ज़िवेन के भयानक प्रहार का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। भेदी प्रकाश तलवार ने उसकी सारी जीवन शक्ति को खा लिया और उसकी सारी आशा को चूर चूर कर दिया। इस सफ़ेद रोशनी के बीच एक रक्तरंजित प्रकाश गुजरा और एज क्लाउड को अंदर ले गया। ये मुंह ने ही कार्रवाई की थी। जब किसी का ध्यान नहीं गया तो वह एज क्लाउड को दूर ले गया था। एज क्लाउड की मृत्यु के साथ 3 प्रमुख समुद्री क्षेत्रों से संबंधित जीवन और मृत्यु की यह लड़ाई आखिरकार समाप्त हो गई। अंत में फले फूले बादल सागर क्षेत्र, जिसके बारे में बहुत से लोग लड़ाई से पहले आशावादी थे, ने पूरी जीत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने न केवल उनका पीछा किया, इसके बजाय उन्होंने उन सभी को पीछे रहने दिया। जब सामान्य विशेषज्ञों की बात आती है तो 2 समुद्री क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से मौलिक लाभ होता है। हालांकि जब शीर्ष पायदान के विशेषज्ञों की बात आई तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी दयनीय मौत हुई। इससे ये लोग एक सिद्धांत को गहराई से समझ पाए। इस दुनिया में जहां कमजोर लोग मजबूत के शिकार होते हैं, जब तक लोगों की भयानक संख्या नहीं होगी, यह बेकार होगा। फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र के इन भयानक विशेषज्ञों के सामने, चाहे उनके पास कितने भी लोग हों, यह बेकार था। कुछ समय के लिए जो लोग अभी भी बेचैन थे और जिनके गुप्त उद्देश्य थे, वे तुरंत बैठ गए। वे जानते थे कि यदि वे इस समय नहीं बसे तो उन्हें क्रूरता से दबा दिया जाएगा।
वर्तमान फूला हुआ बादल सागर क्षेत्र पहले से अलग था। यह कहा जा सकता है कि बाहर कोई मजबूत दुश्मन नहीं था और अंदर 4 अर्धचरण कानून घोषणा विशेषज्ञ थे। वे सभी विद्रोहों को आसानी से दबा सकते थे। वे कानून की परीक्षा नहीं लेना चाहते थे। जटिल विचारों वाले प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के स्वामियों की तुलना में फले फूले बादल सागर क्षेत्र के स्वामी अचानक बहुत खुश हुए। प्रारंभ में वे टेंटहुक पर थे। वे किसी भी समय उग्र एज क्लाउड द्वारा मारे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि वे पहले ही ऐसा कर चुके थे, वे केवल येज़िवेन के समुद्री डाकू जहाज पर सवार हो सकते थे। कौन जानता था कि परिणाम उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। येज़िवेन जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक अत्याचारी थी। उसने 2 प्रमुख समुद्री क्षेत्रों के स्वामियों को भगाने के बजाय एक झटके में मिटा दिया। दूसरे शब्दों में, यह भविष्य की परेशानियों को दूर करने के बराबर था, ताकि उन्हें कोई चिंता न हो और किसी भी समय संभावित बदला लेने की चिंता न हो। अब जब उन्होंने पूरे फले फूले क्लाउड सिटी पर कब्जा कर लिया है, तो वे फ्लोरिश्ड क्लाउड सिटी के विकास का लाभ उठा सकते हैं। उनकी खेती भी लगातार बढ़ेगी। यहाँ तक कि आधे अधूरे कानून के प्रकटीकरण के दायरे में कदम रखना भी एक सपना नहीं होगा। एक सफलता की तलाश कर रहा था और रक्त की दुनिया में आने के मूल उद्देश्य से नहीं लड़ रहा था। यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर वे इसे अभी प्राप्त कर सकें। यंग मास्टर सी ड्रैगन और अन्य ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस समय के दौरान उनके हृदयों में अधिकांश लोगों के हृदयों की तुलना में बहुत अधिक दबाव था। यह ठीक था क्योंकि वे मजबूत थे कि वे एज क्लाउड की ताकत को जानते थे। अब जब उन्होंने आखिरकार एज क्लाउड को दुखद रूप से मरते देखा, तो वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे। उन्होंने इस अवसर को फले फूले बादल सागर क्षेत्र की सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी लिया। वे देखना चाहते थे कि कितने लोग अंधेरे में चालें चलाने का साहस करते हैं। फले फूले बादलों के शहर के एक आंगन में येज़िवेन आंगन के बीच में धीरे धीरे टहल रही थी। आसपास का माहौल शांत था और इस समय किसी की भी येज़िवेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। येज़िवेन को एज क्लाउड का सिर काटे हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे। पूरे फलते फूलते क्लाउड सिटी ने अपना मूल क्रम बहाल कर लिया था। एज क्लाउड के खतरे के बिना फलते फूलते क्लाउड सिटी में लोग बस गए थे। हर कोई अंत में बसने लगा। बहुत से लोग ब्लड वर्ल्ड का पता लगाने के लिए शहर से बाहर जाने लगे, आकस्मिक मुठभेड़ की तलाश में, या ब्लड स्टोन को संघनित करने के लिए शहर में रहना और फिर खेती करना। चूंकि पूरा फलता फूलता क्लाउड सिटी सही रास्ते पर था, यंग मास्टर सी ड्रैगन और अन्य ने भी फिर से करीबी खेती में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने फैंग सुई सागर क्षेत्र और ताई फैंग सागर क्षेत्र से बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को मार डाला। 2 मिलियन से अधिक रक्त पत्थरों को जब्त कर लिया, जिनमें से 1 मिलियन को सभी ने सर्वसम्मति से येज़िवेन को वितरित करने का अनुरोध किया था। वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि इस बार वे जीवित रह सकते हैं, 2 समुद्री क्षेत्रों के सभी विशेषज्ञों को मार सकते हैं और समृद्ध बादल सागर क्षेत्र पर एकाधिकार कर सकते हैं। वे किस पर निर्भर थे? ये कोई और नहीं येज़िवेन थी। उनकी तुलना में येज़िवेन नींव थी। येज़िवेन की ताकत से वह किसी भी समय एक टीम बना सकता था और एक शहर का पुनर्निर्माण कर सकता था। येज़िवेन को मना करना अशिष्टता होगी क्योंकि उसे वास्तव में इन रक्त पत्थरों की आवश्यकता थी। हालांकि उनकी युद्धक शक्ति असाधारण थी और आधा कदम कानून घोषणापत्र क्षेत्र शिखर प्रारंभिक विशेषज्ञों का सिर काट सकता था, इस वजह से उनकी खपत आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। यहाँ तक अगर वह सिर्फ ट्रांसेंडेंट दायरे 8वें स्तर में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे भारी मात्रा में रक्त पत्थरों का उपभोग करने की आवश्यकता होगी। बाद की साधना का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि अर्धचरणीय विधि प्रकटीकरण क्षेत्र तक साधना करने के लिए भी आवश्यक रक्त पत्थर दूसरों के लिए धन की एक खगोलीय राशि थी। यह वह कीमत भी थी जो येज़िवेन को छलांग लगाने वाले क्षेत्रों की युद्ध शक्ति को बनाए रखने के लिए चुकानी पड़ी थी। हालांकि भले ही केवल 10 लाख ही बचे हों, फिर भी यह उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी। उनकी युद्ध शक्ति येज़िवेन जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इतना अधिक उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। ईंधन को प्राप्त करने के बाद उन्होंने जल्दी से निकट खेती शुरू कर दी। येज़िवेन ने भी बियान यून के शरीर से बहुत कुछ जब्त कर लिया था। बियान यून ताई फैंग सागर क्षेत्र के मूल नेता थे। उसने पूरे फलते फूलते बादल शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसके शरीर पर धन खजाने जितना नहीं था, फिर भी यह 500,000 से अधिक था। दूसरे शब्दों में, येज़िवेन के पास अब मूल 5 लाख के अलावा 20 लाख से अधिक रक्त पथरी थी। वर्तमान ब्लड वर्ल्ड के लिए यह धन की राशि निश्चित रूप से एक बड़ी राशि थी। येज़िवेन अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। इसकी तुलना में इन बड़ी ताकतों के नेता बेहद धनी थे, विशेष रूप से उसके जैसे व्यक्ति के लिए जिसे संपूर्ण बल के विकास के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तो वह बेहद अमीर था। उसके लिए लंबे समय तक खेती करने के लिए 20 लाख रक्त पत्थर काफी थे। येज़िवेन, जिन्होंने मूल रूप से छोड़ने की योजना बनाई थी, अब रहने और पहले उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि फलता फूलता क्लाउड सिटी अच्छा और स्थिर था, यह उसकी दुनिया थी।
ये ज़िवेन के लिए अपनी ताकत में सुधार करने के लिए यह एक आदर्श जगह नहीं थी। उनकी मार्शल आर्ट को निरंतर अनुभव, मजबूत विशेषज्ञों का सामना करने और मजबूत विशेषज्ञों को हराने से ही सुधार किया जा सकता था। इस फलते फूलते बादलों के शहर में उसकी लड़ाकू शक्ति पहले से ही शीर्ष पर थी। ऐसा नहीं था कि वह सुधार नहीं कर सकता था, लेकिन सुधार की सीमा निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। जियान वुशुंग ने भी इस बिंदु पर विचार किया, यही वजह थी कि वह चले गए। कुछ हद तक जियान वुशुंग और ये ज़िवेन एक ही तरह के लोग थे। वे सी ड्रैगन मास्टर और अन्य से बिल्कुल अलग थे। उन्हें अपनी अपनी सेना से अपने परिवार और शिष्यों की देखभाल करनी थी, इसलिए वे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते थे। केवल ये ज़िवेन और जियान वुशुंग अकेले थे और किसी भी समय निकल सकते थे। यह ये ज़िवेन का नुकसान था, लेकिन इस समय यह उसका फायदा भी बन गया। वह मुक्त हो सकता है। हालांकि अब जब उसके पास पर्याप्त रक्त के पत्थर थे तो वह जल्द से जल्द ब्लड वर्ल्ड छोड़ने की जल्दी में नहीं था। ब्लड वर्ल्ड विशाल और असीम था, और वह जितना गहरा जाएगा उतना ही खतरनाक होगा, और जितने अधिक विशेषज्ञ होंगे उसकी वर्तमान शक्ति रक्त संसार की परिधि पर हावी होने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हालांकि ऐसे कई विशेषज्ञ होंगे जो रक्त की दुनिया की गहराई में प्रवेश करने के बाद उनसे ऊपर होंगे। खतरा अप्रत्याशित था, इसके बजाय पहले अपनी ताकत में सुधार करना और फिर छोड़ने पर विचार करना बेहतर था। वैसे भी उसे जाने की जल्दी नहीं थी। बात बस इतनी थी कि उसकी सारी ऊर्जा अब उसके हाथ में पकड़े हुए नक्शे पर केंद्रित थी। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि यह प्राचीन नक्शा किस वर्ष का था, लेकिन यह वही था जिसे उसने बियान यून के शरीर से जब्त किया था। बियान यून पर 500,000 से अधिक रक्त के पत्थरों और बड़ी संख्या में स्पिरिट क्रिस्टल के अलावा केवल इस नक्शे ने ये ज़िवेन का ध्यान खींचा। इस मानचित्र पर चिन्हित स्थान क्या है? ये शिवेन की भौहें तन गईं और उसने प्राचीन मानचित्र पर अंकित स्थान को देखा। वह रक्त क्षेत्र से पूरी तरह अपरिचित था, इसलिए वह बिल्कुल नहीं बता सकता था कि यह कौन सी जगह है। दुर्भाग्य से वह इस मानचित्र के अस्तित्व को नहीं जानता था। अन्यथा वह बियान यून को पहले पकड़ लेता और आत्मा खोज तकनीक से उसकी स्मृति की जांच करता। लेकिन अब जब वह मर चुका था, स्वाभाविक रूप से वह अपनी याददाश्त की जांच नहीं कर सका। हालांकि वह केवल इतना जानता था कि चूंकि यह एक नक्शा था जिसे बियान यून अपनी मृत्यु तक उसके साथ रहना चाहता था, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नक्शा होना चाहिए। हालांकि वह नहीं जानता था कि उसे यह कहां से मिला, अब यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह एक खजाना नक्शा होना चाहिए। ये मुंह का सिलहूट दिखाई दिया और ये ज़िवेन के कंधे पर खड़ा हो गया। उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ कई तीर हैं। मुझे लगता है कि आखिरी तीर उस जगह की ओर इशारा कर रहा है जहाँ खजाने छिपे हुए हैं। क्योंकि बियान यून के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद त्यानयुवान मिर को मूल रूप से अपेक्षा से अधिक तेजी से शीर्ष मानव स्तर के मार्शल इंस्ट्रूमेंट में पदोन्नत किया गया था और ये मो को आखिरकार रिहा किया जा सका। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कुछ हद तक ये मो के फैसले से सहमत हो गई। वैसे भी इस समय वह नहीं जानता था कि यह खजाने का नक्शा किस जगह की ओर इशारा कर रहा है। एक मिनट रुको, देखो, क्या यह पहाड़ उस पहाड़ की तरह नहीं दिखता है जिससे हम इस फलते फूलते बादलों के शहर में आने से पहले गुजरे थे? ये ज़िवेन ने अचानक नक्शे की ओर इशारा किया और कहा। हालांकि कई लोगों के लिए प्रत्येक पर्वत कमोबेश एक जैसा लगता था, ये ज़िवेन जैसे शीर्ष गुरु के लिए उसकी आंखें एक स्कैनर की तरह थीं। एक नज़र में भले ही कुछ सूक्ष्म अंतर हो, वह इसे आसानी से देख सकता था। उनकी नज़रों से छिपना नामुमकिन था। अगर उन्हें कोई समानता मिली तो वह 100% सच थी। हाँ, यह पर्वत श्रृंखला है। ये मुंह की आंखें अचानक चमक उठीं। उनका रिएक्शन भी काफी तेज था और उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। एक सुराग है। हाँ, यह बहुत अच्छा है कि अब एक सुराग है। मुझे डर है कि कोई सुराग नहीं है। हालांकि केवल एक छोटा सा सुराग था। जब तक कोई सुराग था और उसने नक्शे का अनुसरण किया, वह हमेशा नक्शे पर खींचे गए बिंदु को ढूंढ सकता था। सुराग मिलने के बाद येक्षिवेन अच्छे मूड में थी। उन्होंने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और सीधे खेती की स्थिति में प्रवेश किया। जब वह पारलौकिक क्षेत्र 8वें स्तर तक पहुंच गया तो वह इस स्थान को छोड़ देगा। एक सच्चे अजगर को उथले पानी में नहीं पाला जा सकता, उसे एक विस्तृत आकाश की आवश्यकता थी। इस बात की पुष्टि करने के बाद ये ज़िवेन ने संकोच नहीं किया और तुरंत बंद कमरे में प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश किया। वर्तमान में फलते फूलते क्लाउड सिटी के कई युवा विशेषज्ञ मूल रूप से एक सफलता के लिए प्रयास करते हुए बंद द्वार प्रशिक्षण की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। विशेष रूप से जिंग वयुआन, द प्रिंसेस, बाउंडले सी और कुछ अन्य जीनियस जिन्होंने अभी तक हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में कदम नहीं रखा था। जब वे बाहर थे, हालांकि उनके बीच अभी भी कुछ अंतराल था, उन्हें मूल रूप से समान स्तर पर माना जाता था। अब वे यंग मास्टर सी ड्रैगन और अन्य दो से पीछे रह गए। वे कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे? किसी को पता होना चाहिए कि भले ही वे ब्लड वर्ल्ड में सहयोगी थे, लेकिन ब्लड वर्ल्ड छोड़ने के बाद भी वे विरोधी थे।
विशेष रूप से चूंकि ब्लड वर्ल्ड का परीक्षण लंबे समय तक नहीं चल सकता है, लेकिन विरोधियों के रूप में यह कई वर्षों तक चलेगा। इस समय वे स्वाभाविक रूप से खुद को इन लोगों के पीछे बहुत अधिक नहीं पड़ने दे सकते थे। अब स्वाभाविक रूप से कोई भी येज़िवेन की करीबी खेती को परेशान करने नहीं आया। समय शांति से बीतता था क्योंकि हर कोई साधना में लगा हुआ था। जैसे जैसे अधिक से अधिक स्थानों की खोज की गई, अधिक से अधिक लोगों को राक्षसों के खजाने या कुछ रोमांच मिले। पूरा फलता फूलता क्लाउड सिटी धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। कुछ लोग अपने द्वारा प्राप्त किए गए खजाने को निकाल लेते थे और उन्हें नीलाम कर देते थे, जिससे पूरे शहर की जीवन शक्ति बहुत बढ़ जाती थी। इनसे फलते फूलते क्लाउड सिटी के कर राजस्व में बहुत वृद्धि हुई और अंततः फलते फूलते बादल समुद्र क्षेत्र में सभी के हाथों में आ गए। फिर भी प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में किसी ने असंतुष्ट होने का साहस नहीं किया। यह केवल इसलिए नहीं था कि येज़िवेन और अन्य लोगों ने एज क्लाउड को सफलतापूर्वक हरा दिया था, जिसने सभी को एक बड़ा झटका दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र के हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियल मास्टर्स कभी कभी नहीं रुकते थे। एज क्लाउड के मारे जाने के आधे महीने बाद जिंग वुहुई, जो मूल रूप से हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश करने से थोड़ा ही दूर था, सफलतापूर्वक हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश कर गया और एक और शक्तिशाली हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन रियलम मास्टर बन गया। फलते फूलते बादलमैन शहर, सिटी, नगर, पुर एक और आधे महीने के बाद एक और गुरु आधे चरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र में घुस गया। यह कोई और नहीं बल्कि हाई भाई बहन बाउंडलेस सी का बड़ा भाई था। एक और महीने के बाद राजकुमारी और असीम सागर ने एक के बाद एक आधा कदम कानून घोषणापत्र क्षेत्र में प्रवेश किया था। अगले महीने में एक अन्य विशेषज्ञ ने ट्रांसेंडेंस दायरे में आधा कदम दर्ज किया। हालांकि किसी ने भी इस व्यक्ति के योग्यान होने की उम्मीद नहीं की थी, जो पहले मुश्किल से शीर्ष 20 में पहुंच पाता था। इस बार वह बाकी सभी से आगे थी। प्रिंसेस और हाई वुयू के बाद वह ट्रांसेंडेंस दायरे में आधे कदम में एक और महिला विशाल बन गई। इन 3 महीनों में हालांकि अन्य समुद्री क्षेत्रों के 2 विशेषज्ञ थे जिन्होंने एक आकस्मिक मुठभेड़ के बाद हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश किया। वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र में 9 हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे के विशेषज्ञों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। यहाँ तक ये 2 आधे अधूरे कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ केवल आज्ञाकारी लोग ही हो सकते थे और किसी भी परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें क्रूरता से दबा दिया जाएगा, चाहे वह ताकत हो या विशेषज्ञों की संख्या। फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र प्रमुख समुद्री क्षेत्रों से बहुत ऊपर था। कुछ महीनों के बाद फले फूले बादल सागर क्षेत्र ने सफलतापूर्वक अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि समय बीतने के साथ फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र के अधिक से अधिक विशेषज्ञ आधे अधूरे कानून घोषणापत्र के दायरे में प्रवेश करेंगे। फले फूले बादल सागर क्षेत्र के रूप में जिसने पूरे फले फूले बादल शहर को नियंत्रित किया, इसकी खेती का क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अन्य समुद्री क्षेत्रों से मेल नहीं खा सकता था। जब तक येज़िवेन जैसा कोई अप्रत्याशित कारक नहीं होता, तब तक उन्हें हिला पाना मुश्किल होगा। कई लोगों ने चुपके से कहा, इस बार फले फूले बादल सागर क्षेत्र के साथ क्या हो रहा है? क्या यह वास्तव में उनके लिए नीचे से पलटने का समय है और अचानक इतनी सारी प्रतिभाओं के उभरने का समय आ गया है? येज़िवेन का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। सी ड्रैगन यंग मास्टर जैसे अन्य भी अन्य समुद्री डोमेन में स्वर्ग के गौरव के शीर्ष विशेषज्ञ थे। मध्य स्तर के समुद्री डोमेन में उनकी जन्मजात प्रतिभाएं भी शीर्ष पायदान पर थीं। वे उनसे ज्यादा बुरे नहीं थे। वास्तव में हालांकि प्रमुख समुद्री क्षेत्रों की प्रतिभाओं के बीच खेती में एक निश्चित अंतर था, ज्यादातर समय यह प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में प्रमुख बलों के संसाधनों के कारण होता था। उनकी प्रतिभा के बीच इतना बड़ा फासला शायद न हो। यह भी संभव था कि छोटे समुद्री क्षेत्रों के लोगों की प्रतिभा मध्यम आकार के और बड़े समुद्री क्षेत्रों के लोगों से कहीं बेहतर थी। ब्लड वर्ल्ड ट्रायल एक अवसर था, उनके बीच की खाई को कम करने का एक मौका। ब्लड वर्ल्ड में ब्लड क्यूई जो खेती को बढ़ावा दे सकता था, हर जगह देखा जा सकता था। कुछ हद तक यह संसाधनों के मामले में उनके बीच की खाई को भी कम कर सकता है, जिससे छोटे समुद्री क्षेत्रों के लोगों को अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ पकड़ने का मौका मिल सके। सामान्यतया बड़े समुद्री क्षेत्रों के लोगों की प्रतिभा अन्य समुद्री क्षेत्रों के लोगों की तुलना में कहीं बेहतर थी। छोटे समुद्री क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रतिभा होना पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक था, लेकिन फले फूले बादल सागर क्षेत्र में एक सांस में इतनी सारी प्रतिभाएं थीं। अन्य समुद्री क्षेत्रों के विशेषज्ञ गुप्त रूप से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। इतने सारे स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ थे। शीर्ष विशेषज्ञों की कमी के अलावा वे शायद पहले से ही एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र के बराबर थे। कुछ समय के बाद येज़िवेन, यंग मास्टर, सी ड्रैगन और अन्य बड़े हो गए। फिर वे वास्तव में एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र के बराबर होंगे। यह कुछ ऐसा था जिसे ताइफैंग सागर क्षेत्र भी हासिल नहीं कर सका।
लेकिन फले फूले बादल सागर क्षेत्र ने ऐसा किया। इसी तरह 3 महीने हल्की फुल्की अशांति और शांति के बीच बीत गए। इन 3 महीनों के दौरान फ्लोरिस्ट क्लाउड सी रीजन के उच्चस्तरीय अधिकारी दिखाई नहीं दिए, लेकिन उन्होंने फ्लोरिस्ट क्लाउड सिटी को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया। लेकिन इस दिन फले फूले बादल सागर क्षेत्र के ये उच्च स्तरीय अधिकारी, जो सप्ताह के दिनों में कम ही दिखाई देते थे, अचानक एक छोटे से प्रांगण के सामने एकत्रित हो गए। यह छोटा सा प्रांगण वह छोटा सा प्रांगण था जहां येज़ेवेन थी। आज हर कोई यहां एक कारण से इकट्ठा हुआ था, जो कि बंद दरवाजे की खेती से येज़ेवेन के बाहर आने का इंतजार करना था। उपस्थित सभी लोग हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन विशेषज्ञ थे। जो लोग अर्धचरणीय कानून प्रकटीकरण क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे, वे इस छोटे से समूह में शामिल होने के योग्य भी नहीं थे। एक मायने में बाय हन्मो को छोड़कर, जो इस समुद्री क्षेत्र से बिल्कुल भी नहीं थी, अन्य लोग ऐसे बिजलीघर थे जो भविष्य में हजारों वर्षों तक पूरे फलते फूलते बादल सागर क्षेत्र में रहेंगे। इन लोगों में स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत यंग मास्टर हाई लॉन्ग थे, जिनकी शांत और अनुभवी आभा थी। सबसे कमजोर याओ कियान था, जिसने अभी अभी हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे में कदम रखा था। हालांकि यह पहले से ही आश्चर्यजनक था कि वह इतने सारे लोगों के सामने हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस दायरे में कदम रख सकी। ये लोग अनिवार्य रूप से एक दूसरे से सावधान रहेंगे और एक दूसरे की ताकत की जांच करेंगे। लेकिन आज वे यहाँ न केवल इसलिए एकत्र हुए क्योंकि येज़ेवेन अपनी बंद दरवाजे की खेती से बाहर आने वाली थी, बल्कि इसलिए भी कि येज़ेवेन निकलने वाली थी। बंद दरवाजे की खेती से पहले येज़ेवेन ने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि बाहर आने के बाद वह ऑपरेशन केंद्र छोड़कर रक्त क्षेत्र की गहराई तक जाएगा। आज कहने के लिए इतना अधिक नहीं था कि वे उसके बंद दरवाजे की खेती से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह उसके लिए एक विदाई जैसा था। येज़ेवेन के लिए सभी की भावनाएं बेहद जटिल थीं। बाय हन्मो, याओ कियान, पेई जिंगचेन और अन्य लोग थे जिनके उनके साथ अच्छे संबंध थे। जिंग वयुआन, हाई व्यू, द बाउंडलेस सी सिबलिंग्स इत्यादि जैसे लोग भी थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भावनाएं क्या थीं। एक बात थी, येज़ेवेन के बिना कोई फलता फूलता बादलों का शहर नहीं होता जिसे वे आज नियंत्रित करते। फलते फूलते क्लाउड सिटी के बिना, हालांकि वे अभी भी हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में कदम रख सकते हैं, यह समय निश्चित रूप से अज्ञात समय से विलंबित होगा। फ्लोरिशिंग क्लाउड सिटी की मदद से उनका काफी समय बच सकता है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में उन्होंने कभी अच्छे से अच्छे परिदृश्य के बारे में भी नहीं सोचा था, और जो यह सब लाया वह स्वाभाविक रूप से येज़ेवेन था। अगर येज़ेवेन ने 2 भाइयों बियान रंग और बियान यून को नहीं मारा, तो उन्हें पूरे फलते फूलते बादल शहर को नियंत्रित करने का अवसर कैसे मिल सकता था। वे हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन के दायरे में भी कदम रख सकते थे। अब जब येज़ेवेन जा रहा था तो उसे विदा करना उचित था। वे येज़ेवेन की पसंद के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वे यह भी जानते थे कि रक्त क्षेत्र में एक मौलिक छलांग लगाने के लिए येज़ेवेन सही थे। बस इतना था कि वे जानते थे कि वह सही था, लेकिन उसकी नकल करने का कोई तरीका नहीं था। येज़ेवेन की तुलना में उन पर अपने परिवारों का बोझ था। उनके पीछे अभी भी कई लोग थे जिन्हें नेतृत्व करने के लिए उनकी आवश्यकता थी। यदि वे सब चले गए तो फलता फूलता बादलों का शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कम से कम उन्हें तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उनके अलावा हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक और बैच सामने नहीं आया। तभी वे बाहरी दुनिया का पता लगाने में सहज महसूस करेंगे। भाई, ये फिर जा रहे हैं। जब भी हम मिलेंगे ज्यादा देर नहीं लगेगी। वह जा रहे हैं, बाय हन्मो ने आह भरते हुए कहा। येज़ेवेन और वे बहुत मिलनसार थे। हालांकि हर बार मिलने का समय बेहद कम था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता बेहतरीन था। याओ कियान का सुंदर चेहरा थोड़ा उदास था। उसे अपने दिल में कुछ अजीब सा लगा। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं बोली। वह एक जगह से संबंधित नहीं था। उकाब के लिए विशाल आकाश वह स्थान था जहां उसे उड़ना चाहिए। उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया, एक निर्णय जिसे उसने लंबे समय से अलग रखा था। अब दुखी मत हो बच्चे, अगर हम भाग्य में हैं तो हम अभी या बाद में फिर से मिलेंगे। पेई जिंगचेन ने अपना कंधा थपथपाया और कहा। दूसरों की तुलना में उनमें गहरी भावना थी। पहले गुइयुआन संप्रदाय जनता की राय के खिलाफ खड़ा था। इसके बजाय वे येज़ेवेन की रक्षा के लिए लुप्त छाया जहरीले मगरमच्छ कबीले और जहरीले फ्लेमिंग ड्रैगन कबीले से बाहर निकलेंगे। उस समय शायद बहुत लोग न समझ पाए हों, पर अब सब समझ गए हैं। जहां तक उपस्थित लोगों और सेनाओं की बात है, क्या उन सभी ने उससे महान अनुग्रह प्राप्त नहीं किया था? सब फिर खामोश हो गए। यहां तक हमेशा बातूनी रहने वाली बाय हन्मो और पेई जिंगचेन भी ज्यादा नहीं बोलती थीं। घटनास्थल पर माहौल अचानक शांत हो गया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। बस जब सभी के दिल में थोड़ी अधीरता आने लगी, चुपके से यह सोचकर कि बाहर निकलने का समय गलत नहीं था, आंगन का दरवाजा एक क्रेक के साथ खुल गया। एक सियान आकृति अंदर से बाहर निकली, लेकिन उसने कुछ बेहुदा कहा, आज धूप अच्छी है। सभी को सुप्रभात।
हर कोई थोड़ा अवाक था, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा भारी एहसास आसमान में फेंक दिया और पूरी तरह से गायब हो गए। विशाल और असीम रक्त की दुनिया में अराजक बादल आकाश में घुस गए और हवा ने रेत को उड़ा दिया, जिससे एक खूनी गंध आ गई। खूनी गंध हवा में फैल गई। स्पष्ट रूप से एक खूनी गंध थी। हालांकि यह बहुत हल्का था, यह अस्तित्व में था। ब्लड वर्ल्ड में एक पर्वत श्रृंखला पर येज़िवेन चोटी पर खड़ी थी और दूरी में देख रही थी। रक्त की दुनिया में सब कुछ इस खूनी गंध से भरा हुआ लग रहा था। पर्वत श्रृंखला में भी यह लाल था। ये पत्थर बाहरी दुनिया में आत्मा के पत्थरों की तरह थे। वे इस तरह से बने थे। इस रक्तलाल दुनिया में वह पहले से ही इसका अभ्यस्त हो चुका था। उसने आधे से अधिक दिन के लिए फलता फूलता बादल शहर छोड़ दिया था। मानचित्र पर दबे हुए खजाने के बिंदु को खोजने के लिए वह इस पर्वत श्रृंखला पर आया, जहां वह पहले जा चुका था। सावधानीपूर्वक तुलना के बाद यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि खजाने के नक्शे पर चित्र था। उसने पहले ज़ू शान को देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसे किसी और के लिए नहीं भूलेगा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद एक फोटोग्राफिक मेमोरी होना सबसे बड़े लाभों में से एक था। दूसरे शब्दों में, मार्शल आर्ट का अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया थी जो किसी व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं को उत्तेजित करती थी। लड़ाई के लिए यह इस प्रक्रिया के लिए सिर्फ एक सहायक था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करके एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है जहां अतीत में पहुंचना असंभव था। अंतिम लक्ष्य मानव से देवता बनना था। उसके लिए पूरी ब्लड वर्ल्ड बहुत अजीब थी। भले ही उसने फलता फूलता बादलों का शहर छोड़ दिया हो, उसे नहीं पता था कि इस रक्त संसार में कहाँ जाए। वह केवल इतना जानता था कि उसे रक्त की दुनिया की गहराई में जाना है, जहां मजबूत स्वामी होंगे। इस नक्शे पर दिखाया गया खजाना बिंदु भी रक्त की दुनिया की गहराई में था, जो उसकी दिशा के साथ मेल खाता था। यह सोचकर उसने संकोच नहीं किया और इस मानचित्र पर अंकित बिंदु के अनुसार आगे बढ़ गया। इस बात की पुष्टि करने के बाद उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और क्षितिज में गायब हो गया। अल्पविराम। हालांकि अंतिम लक्ष्य खजाने का नक्शा था और उसका मार्ग उसी दिशा में था, वास्तव में येज़िवेन की गति न तो तेज थी और न ही धीमी। रास्ते में उसे कई खूनी दरिंदे भी मिले। कुछ समूहों में भी दिखाई दिए, लेकिन वे पूरी तरह से येज़िवेन द्वारा सिर काट दिए गए थे और अंत में तियान्युवान मिर द्वारा अवशोषित कर लिए गए थे। यद्यपि इसने मानव स्तर के शिखर पर कदम रखा था, तियान्युवान मिर के लिए यह केवल शुरुआत थी। यह अभी भी बहुत दूर था। अब ये मोह भी पूरे तियान्युवान दर्पण को पृथ्वी स्तर के स्तर पर लाने के लिए जी जान लगा रही थी। यदि तियान्युवान दर्पण पृथ्वी ग्रेड स्तर में कदम रख सकता है, तो दर्पण की पूरी शक्ति में एक जबरदस्त परिवर्तन होगा, और येज़िवेन ठीक यही चाहती थी। येज़िवेन उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर पर पहुंच गए थे। उनका मुकाबला कौशल पहले से ही हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन इंटरमीडिएट तक पहुंच गया था। हालांकि ये रक्तबीज खूंखार थे, फिर भी वे उसके लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। अंत में वे केवल दुखद रूप से उसके हाथों मर सकते थे। येज़िवेन का उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर का क्षेत्र भी धीरे धीरे इन नरसंहारों में समेकित हो गया था। इस अवधि के दौरान उन्होंने काफी संख्या में स्वर्गीय खजाने भी प्राप्त किए थे, जो सभी बाहरी दुनिया में नहीं देखे जा सकते थे और केवल रक्त संसार जैसे विशेष वातावरण में पैदा हो सकते थे। अगले आधे महीने तक इस तरह से यात्रा करने के बाद येज़िवेन के सामने एक विशाल शहर दिखाई दिया। यह एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से बादलों और धुंध में डूबा हुआ था। इन बादलों और धुंध में आसमान से बिजली लगातार गिरती रहती है, मानो वह बिजली के समुद्र में आ गया हो। वह दूसरे नगर के सभास्थल पर आया। फलते फूलते बादल शहर की तुलना में इस शहर का पैमाना फलते फूलते बादल शहर से कम 10 गुना अधिक था। आने और जाने वाले विशेषज्ञ भी फलते फूलते बादल शहर के विशेषज्ञों की तुलना में एक पायदान से अधिक मजबूत थे। येज़िवेन पहले से ही फले फूले बादल शहर की सीमा से बाहर था। फले फूले बादल सागर क्षेत्र द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर यह शहर स्काई थंडर सिटी होना चाहिए। स्काई थंडर सिटी एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, जिसे अंतहीन समुद्री क्षेत्र में स्काई थंडर सागर क्षेत्र कहा जाता है। यह एक वास्तविक मध्यम आकार का समुद्री क्षेत्र था। यह तैफेंग सागर क्षेत्र से अलग था, जो एक मध्यम आकार का समुद्री क्षेत्र बनने से एक कदम दूर था। इसकी ताकत कहीं अधिक अत्याचारी थी। अकेले स्काई थंडर सिटी का पैमाना फले फूले क्लाउड सिटी से कहीं ऊपर था। यह फूले हुए बादल सागर क्षेत्र के आकार का 10 गुना था। ऐसा कहा जाता था कि स्काई थंडर सागर क्षेत्र पूरे वर्ष गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से घिरा रहता था। इसलिए स्काई थंडर सी क्षेत्र के लोग अक्सर गड़गड़ाहट और बिजली की गति को आगे बढ़ाते हैं। वे गड़गड़ाहट की तकनीक का उपयोग करने में विशेषज्ञ थे। स्काई थंडर सिटी के वातावरण को स्काई थंडर सागर क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संशोधित करने के लिए कहा गया था। स्काई थंडर सी रीजन के लोग जो थंडर तकनीक का उपयोग करने में अच्छे थे, उनकी युद्ध क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अन्य समुद्री क्षेत्र के विशेषज्ञ जो गड़गड़ाहट की तकनीक का उपयोग करने में अच्छे नहीं थे, प्रवेश करने पर उन्हें दबा दिया जाएगा।
स्काई थंडर सिटी की तुलना में फले फूले क्लाउड सिटी को केवल एक ग्रामीण स्थान माना जा सकता है। न केवल स्काई थंडर सिटी की तुलना में जनसंख्या बहुत कम थी, बल्कि शहर की रक्षा को इतनी बड़ी धूमधाम से संशोधित नहीं किया जा सकता था जैसा कि स्काई थंडर सागर क्षेत्र में है। अधिक से अधिक इसे जल्दबाजी में प्रबलित किया गया था। सावधानीपूर्वक तैयार स्काई थंडर सिटी के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र की अत्याचारी ताकत एक छोटे समुद्री क्षेत्र की तुलना में अतुलनीय थी। यह भी कहा जा सकता है कि एक मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र की ताकत एक छोटे समुद्री क्षेत्र की व्यापक ताकत से कई गुना अधिक थी। यही कारण है कि तैफेंग सागर क्षेत्र ने कई बार फले फूले बादल समुद्र क्षेत्र को उकसाया था और फलता फूलता बादल समुद्र क्षेत्र केवल उनके गुस्से को निगल सकता था। दोनों पक्षों के बीच शक्ति में अंतर वास्तव में बहुत अधिक था। ताइफेंग सागर क्षेत्र लंबे समय से फले फूले बादल सागर क्षेत्र को आकर्षित कर रहा था। उनके पास जो कमी थी वह एक कदम उठाने का एक कारण था। क्या फलता फूलता बादल सागर क्षेत्र इस कारण भेजेगा? यह मदद नहीं की जा सकती थी कि वे फले फूले बादल सागर क्षेत्र से हीन थे। स्काई लाइटनिंग सी रीजन पुराने मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों में से एक था। ताकत के मामले में यह ताइफेंग सागर क्षेत्र से कहीं ज्यादा मजबूत था। वास्तव में इसे मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों में एक शीर्ष कोलोसस कहा जा सकता है। इसमें बड़े समुद्री क्षेत्रों पर हमला करने की क्षमता थी। रक्त क्षेत्र में स्काई थंडर सी रीजन की ताकत का विशिष्ट अवतार या शहर था जो फले फूले बादल शहर से 10 गुना बड़ा था। आने और जाने वाले सभी विशेषज्ञ युवा उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के कुलीन थे। केवल कुछ ही उत्कृष्ट क्षेत्र 7वें स्तर या 8वें स्तर के योद्धा थे। यह उन छोटे समुद्री क्षेत्रों में बने शहरों से बिल्कुल अलग था। उन छोटे समुद्री क्षेत्रों में बने शहर अतीत में फले फूले बादल सागर क्षेत्र की तरह थे। कभी कभी 1 या 2 उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ होते थे और बाकी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर और 7वें स्तर के विशेषज्ञ होते थे। यह कल्पनीय था कि स्काई थंडर सी रीजन की ताकत उसकी कल्पना से बहुत परे थी। यह सोचकर येक्षिवेन थोड़ी उत्साहित थी। अगर स्काई थंडर सी रीजन ऐसा होता तो उन बड़े समुद्री रीजन और सुपर सी रीजन में कितने विशेषज्ञ होते। लहू क्षेत्र की यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। हालांकि येक्षिवेन ने एक बात नोटिस की। आने जाने वाले योद्धाओं में वे सब समुद्री कुल थे, एक भी इंसान नहीं था। इस समय येजिवेन को याद आया कि फूले हुए बादल सागर क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी में उल्लेख किया गया है कि स्काई थंडर सागर क्षेत्र ताइफेंग सागर क्षेत्र जैसा ही था। वे मानव कुलों के प्रवेश के अत्यंत प्रतिरोधी थे। ताइफेंग सागर क्षेत्र ने अभी हाल ही में मानव कुलों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया था और मानव बलों को नष्ट कर दिया था। दूसरी ओर स्काई थंडर सी रीजन ने कई साल पहले मानव कुलों को उखाड़कर मार डाला था। उस लड़ाई के परिणामस्वरूप खून की नदियां बह निकलीं। समुद्र क्षेत्र में करोड़ों मानव कुलों की लाशें तैरती रहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्काई थंडर सी रीजन में समुद्री गुटों ने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी। उन्होंने एक ही झटके में मानव कुलों का सफाया कर दिया, उन्हें प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। इसलिए उस युद्ध में बच निकलने वाले मानव कुलों की कुल संख्या 1 लाख से भी कम थी। उस समय स्काई थंडर सी रीजन में रहने वाले अरबों मनुष्यों की तुलना में यह संख्या नगण्य थी। स्काई थंडर सी रीजन उस लड़ाई के बाद प्रसिद्ध हुआ। येजिवेन ने थोड़ी सी बाहें चढ़ाईं, घृणा का भाव प्रकट किया। हालांकि वह नहीं रुका। उन्होंने रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ तकनीक का संचालन किया और सीधे अपनी आभा को समुद्री कबीले की आभा में बदल दिया। वर्तमान येक्षिवेन के लिए यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जहां तक लुक की बात है तो वह बिल्कुल भी नहीं बदला। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सी रेस के सभी सदस्य तराजू से ढके नहीं थे। कई ऐसे थे जिनके पास केवल कुछ तराजू थे। ये सी रेस के कुलीन सदस्य थे। न केवल ट्रू मार्शल डोमेन में बल्कि प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में भी खेती के बाद मानव रूप में बदलना लगभग सभी कुलों की एक सामान्य विशेषता थी। हालांकि मानव गोत्र थोड़ा विशेष था क्योंकि वे इस तरह पैदा हुए थे। स्वाभाविक रूप से कबीले यह स्वीकार नहीं करेंगे कि वे मानव रूप में परिवर्तित हो गए हैं। उन सभी ने इसे ताओ फिजिक कहा, जो ग्रेट वे की फिजिक के करीब था। यह निश्चित रूप से मानव कुल का शरीर नहीं था, कदापि नहीं। हालांकि उपस्थिति समान थी। समुद्री कबीले और मानव कबीले की आभा में अंतर करना आसान था और यह भ्रमित नहीं होगा। येजिवेन की मौजूदा ताकत के साथ उसकी आभा को बदलने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वह थोड़ा चिढ़ गया था, फिर भी उसने यहां बसने का फैसला किया। थोड़े आराम के बाद वह अगले स्थान पर चला गया। शहर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि शहर लोगों से भरा हुआ है। यह बाहर से देखने में जितना समृद्ध था उससे कहीं अधिक समृद्ध था। हालांकि यह समृद्धि केवल समुद्री कुलों की थी, मनुष्य का एक भी कुल नहीं था। भाई, आप अभी हमारे स्काई थंडर सागर क्षेत्र में पहुंचे होंगे। जैसे ही येक्षिवेन ने शहर में प्रवेश किया, एक दीप मुस्कान वाला व्यक्ति तुरंत आगे आया और उसके हाथों को थपथपाया। हाँ, येक्षिवेन ने लापरवाही से सिर हिलाया।
उसने इधर उधर देखा और उसे इस आदमी की कोई परवाह नहीं थी। मैं आपका मार्गदर्शक क्यों नहीं बन सकता? मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। स्काई थंडर सिटी के पास कुछ संसाधन बिंदु, कुछ स्थान जहां रक्तपिपासु दिखाई देते हैं और सभी प्रकार की अफवाहें उपलब्ध होंगी। उस आदमी ने आंखें मूंद लीं और मुस्कराते हुए बोला, हमारी फीस बहुत सस्ती है, केवल 5,000 रक्त पत्थर ही काफ़ी होंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। वह बस यहाँ कुछ देर रुकना चाहता था। उनका लंबे समय तक रहने का कोई इरादा नहीं था। ये बातें उसके लिए बेकार थीं। फिर आप हमारी सूचना पुस्तिका की एक प्रति खरीद सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी बहुत संपूर्ण है। यह बहुत सस्ता है। इसकी कीमत केवल 3,000 रक्त पत्थरों की है। उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसने फिर एक और पुस्तिका निकाली और कहा, रुचि नहीं। ये शिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने ही वाली थी। तो भाई, आप हमें कोई चेहरा नहीं देंगे? यह देखकर कि ये शिवेन का रुकने का कोई इरादा नहीं था, उस आदमी का चेहरा तुरंत गिर गया और उसने ठंडेपन से कहा, तो भाई, तुम हमें मुंह दिखाने नहीं जा रहे हो? उस आदमी ने ठंडेपन से कहा, यह देखकर कि ये शिवेन का रहने का बिल्कुल इरादा नहीं था। जैसे ही उस आदमी की आवाज गिरी, गली के कोने पर 5 हटे कट्टे आदमी दिखाई दिए और ये शिवेन को घेर लिया। इन हटे कट्टे आदमियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अत्याचारी प्रभामंडल को मुक्त कर दिया। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। ये ज़िवेन चौंक गई। यह एक जबरन खरीद है। यदि यह सामान्य समय होता तो वह इन लोगों को उनकी खुशी के अनुसार करने देता, जब तक कि वे उसे उकसाते नहीं। हालांकि अगर उन्होंने उसे उकसाया तो उसे यह बताने में कोई आपत्ति नहीं थी कि लोहे की प्लेट पर लात मारने का क्या मतलब है। इस समय यहाँ की घटना ने कई समुद्री कुलों को भी देखने के लिए आकर्षित किया। मानव कुल ही एकमात्र अपवाद नहीं थे। यह व्यक्ति वास्तव में गेंग तियानहोंग द्वारा उलझा हुआ है। टीएसके, अगर वह भुगतान नहीं करता है तो मुझे डर है कि वह बच नहीं पाएगा। हाँ, गेंग तियानहोंग लंबे समय से इस व्यवसाय को कर रहे हैं। टीएस, वे जानकारी और इसी तरह की अन्य जानकारी केवल 100 ब्लडस्टोन के लिए बेची जा सकती है, लेकिन वह चाहते हैं कि लोग इसे खरीदने के लिए 3 से 5,000 ब्लडस्टोन खर्च करें। वह वास्तव में काले दिल वाला है। यह सही है, लेकिन यह केवल यह कहा जा सकता है कि बाहरी व्यक्ति अशुभ है। पहली नज़र में यह स्पष्ट है कि वह एक विदेशी है। वह अकेला है। गेंग तियानहोंग जैसे स्थानीय अत्याचारी के साथ तुलना करना असंभव है। आसपास के समुद्री गुटों ने एक के बाद एक बात की, जो ये ज़िवेन और गेंग तियानहोंग के कानों में पड़ी। गेंग तियानहोंग बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं दिखे। इसके बजाय वह थोड़ा गर्वित दिखे। ऐसे लोग हर जगह मौजूद थे। हालांकि ये शिवेन ने ब्लड वर्ल्ड में ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग ब्लड वर्ल्ड ट्रायल में भाग ले सकते थे वे निस्संदेह अपने संबंधित समुद्री डोमेन के अभिजात वर्ग थे। वे अपने संबंधित समुद्री डोमेन की युवा पीढ़ी के बीच फसल की मलाई थे। ये शिवेन को उम्मीद नहीं थी कि गेंग तियानहोंग इस तरह का कारोबार करेगा। गेंग तियानहोंग के गर्व भरे लुक को देखकर सामने वाले की बेशर्मी स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना से परे थी। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? आप बेहतर विचार करेंगे कि खरीदे या नहीं, है ना? गेंग तियानहोंग ने थोड़े गर्व के साथ कहा। भाड़ में जाओ, ये शिवेन ठंडेपन से चिल्लाए। गेंग तियानहोंग ने तुरंत एक लंबा चेहरा खींच लिया और कहा, भाई, एक टोस्ट को मना मत करो, केवल एक फोफिट पीने के लिए मजबूर किया जाए। आपको क्या लगता है यह कहाँ है? यह हेवन थंडर सिटी है। वह छोटी जगह नहीं है जहां आप मूल रूप से रह रहे थे। उसने ये ज़िवेन की खेती को देखा। वह केवल उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर पर था। एक छोटे से समुद्री क्षेत्र के लिए ऐसी खेती प्रभावशाली थी। हालांकि स्काई थंडर सी रीजन जैसे अनुभवी मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्र के लिए यह पर्याप्त नहीं था। यहां तक उन्होंने जो विशेषज्ञ भेजे थे वे सभी ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर से ऊपर थे। गेंग तियानहोंग की नज़र में ये ज़िवेन एक देसी बम्पकिन से ज़्यादा कुछ नहीं थी। इस देश के बेवकूफ़ ने वास्तव में उनके नेक इरादों को अस्वीकार करने का साहस किया। जहां तक संबंध था, यह स्वाभाविक रूप से असहनीय था। स्क्रैम, ये शिवेन ने ठंडेपन से ये शब्द कहे। उसकी आंखें सितारों की तरह गहरी थीं और उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक थी। पहली बार में उन्हें इस स्काई थंडर सिटी का अच्छा आभास नहीं हुआ। ऊपर से वह कोई अलग नहीं दिखता था, लेकिन वास्तव में वह पहले से ही अत्यधिक अत्याचारी था। इस गेंग तियानहोंग ने वास्तव में इस समय अपनी बंदूक की नली से टकराने का साहस किया। जाओ, मैं चाहता हूं कि इस बच्चे की लाश खून की नदी में बह जाए ताकि खून से लथपथ जानवरों को खिलाया जा सके। गेंग तियानहोंग का चेहरा अचानक उग्र हो गया। यह बच्चा वास्तव में एक गर्म व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति भी विदेशी होता है। मुझे अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए उसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में कोई मेरा विरोध करने का साहस करे। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ये शिवेन को घेरने वाले 5 मर्दों में से एक तुरंत ये ज़िवेन की ओर झपटा।
दूसरे बिल्कुल नहीं चले। उनकी राय में ये जिवेन सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का योद्धा था। उनमें से कोई भी बिना किसी समस्या के उसकी देखभाल कर सकता था। दूसरों को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हटे कट्टे आदमी की ताकत बहुत बुरी नहीं थी। उसकी मुट्ठी से सीधे असीम जलवाष्प निकली। ये जलवाष्प हवा में संघनित हो गए और समुद्र में एक अज्ञात अशुभ जानवर बन गए। इसने अपना क्रूर मुंह खोला और अचानक एक शिवेन को काटने के लिए उसकी ओर दौड़ा। हम्फ! ये जिवेन ने ठंडी सांस ली। उन्होंने अपने शरीर पर सुइयों को भी सक्रिय नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे फाड़ने के लिए बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया। फिर वह सीधे उस जानवर के लहूलुहान मुंह में घुस गया। उसने उसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शातिर जानवर हवा में पाउडर में फट गया और जलवाष्प में बदल गया। बूम! माचो मैन को भी खटखटाया गया। गंभीर चोट लगने से उसने सीधे मुंह से खून बहाया। मूल रूप से हलचल वाली सड़क अचानक शांत हो गई। हर कोई अपने सामने के दृश्य को टकटकी लगाकर देखता रहा, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखें भी जोर से मलीं। क्या उन्होंने इसे गलत देखा? उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर का विशेषज्ञ एक पल में गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके सामने गोरा बच्चा निश्चित रूप से सरल नहीं था। इस समय सभी को अपनी पहचान याद आ गई। वह दूसरी जगह का विदेशी था। अन्य जगहों पर यह पहचान उल्लेखनीय नहीं लगती थी। हालांकि यह रक्त क्षेत्र था। शहरों के बीच की दूरी बहुत दूर थी। कोई नहीं जानता था कि रास्ते में उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर हर जगह यात्रा करने वाले लोग होते तो वे ज्यादातर समूहों में यात्रा करते। उनके जैसे व्यक्ति के लिए जो परदेश से आया था और अकेला था, उसकी शक्ति शायद उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती है। जाओ जाओ, मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। इस समय गेंग तियानहोंग ने केवल महसूस किया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। इस बच्चे के पास स्पष्ट रूप से असाधारण ताकत थी, लेकिन उसने केवल 8वें स्तर के उत्कृष्ट क्षेत्र की तरह काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो एक शिवेन को घूर कर नहीं देखता। उसने महसूस किया कि उसे मूर्ख बनाया गया था और उसे बंदर की तरह देखा जा रहा था। यह सोचकर उसके दिल में गुस्सा शांत करना मुश्किल था और वह ये जिवेन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। बेशक उसने कभी नहीं सोचा था कि अगर यह उसके लालच के लिए नहीं होता तो उसे इस तरह का सामना नहीं करना पड़ता। हम्फ! ये शिवेन की आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। उनकी राय में ये स्काई थंडर सी रीजन के लोग एक ही गोत्र के गीदड़ थे। स्काई थंडर सिटी में शायद हर कोई स्काई थंडर सी रीजन से नहीं था। हालांकि गेंग तियानहोंग का व्यवहार ही ये जिवेन के लिए उसे मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त था। ये शिवेन पीछे नहीं हटे। उसने 2 अंगुलियों को एक तलवार के आकार में पिंच किया, एक लंबी तलवार की आभा बिखेरी और उसे अचानक लहराया। पुची! तलवार की आभा सीधे एक मर्दाना आदमी के गले में घुस गई, जो उस पर टूट पड़ा। माचो मैन की आंखें मौत के बाद भी खुली हुई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 8वें स्तर के इस अगोचर पारलौकिक दायरे के बच्चे के हाथों मर जाएगा। आसपास के समुद्री कबीले के विशेषज्ञ उनके दिलों में कांप उठे। एक ट्रांसेंडेंट रियलम 9वें स्तर के विशेषज्ञ का सिर सीधे उसके द्वारा एक ही स्लैश से काट दिया गया था। ऐसा निर्मम हृदय और विकराल साधन। इस तरह के किरदार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। शुरू में कुछ लोग ये शिवेन पर दया कर रहे थे क्योंकि वह गेंग तियानहोंग से टकरा गया था। अतः वे इस आपदा से छुटकारा पाने के लिए धन व्यय करना चाहते थे। लेकिन अब सभी के दिमाग में केवल एक ही विचार बचा था, और वह था गेंग तियानहोंग ने एक कील ठोकी थी और एक लोहे के बोर्ड को लात मारी थी। उसके सामने का आदमी स्पष्ट रूप से उन लोगों से अलग था जिन्हें अतीत में उसके द्वारा धमकाया गया था। यह एक हत्यारा देवता था। ये जिवेन की हरकतें नहीं रुकीं। उसका फिगर टिमटिमा रहा था और वह पहले ही एक और माचो मैन के सामने झपट्टा मार चुका था। उनकी लंबी तलवार सीधे नीचे से ऊपर की ओर जा गिरी। पुची! माचो मैन मौके पर ही आधा कट गया। उसके पास वापस लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। गेंग तियानहोंग और अन्य 2 विशेषज्ञ इस समय चिल्ला रहे थे। वे ये शिवेन की गति के साथ नहीं टिक सके। वे केवल बेबसी से देख सकते थे जब ये शिवेन ने एक एक करके अपने साथियों का सिर काट दिया। पुची! एक और मर्दाना आदमी का माथा ये जिवेन की तलवार की आभा से छिल गया था। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। ये जिवेन एक ठंडी हत्या मशीन की तरह थी। वह सटीक थे और उन्होंने कोई अतिरिक्त शक्ति बर्बाद नहीं की। केवल एक साधारण तलवार से वह किसी को भी मार सकता था। यह तलवारबाजी का सर्वोच्च क्षेत्र था, द किलिंग सोर्ड। यह एक अपरंपरागत तलवार का इरादा भी था। तलवारबाजी की खेती और कुछ नहीं बल्कि मारने के लिए की गई थी। ये जिवेन नहीं रुकी। आखिरी माचो मैन की भयानक आंखों के नीचे तलवार की आभा उसकी गर्दन में घुस गई। हालांकि माचो मैन ने कड़ा संघर्ष किया, उसकी गति एक शिवेन के सामने नहीं थी। वह केवल तलवार की रोशनी को चमकते हुए देख सकता था और एक शिवेन ने पहले ही उसका सिर काट दिया था। एक शिवेन रुक गई और चारों ओर देखा। गेंग तियानहोंग पहले ही घूम चुका था और भागने वाला था।
इस समय वह कैसे नहीं समझ सकता था कि उसने वास्तव में लोहे की प्लेट को लात मारी थी। उसके सामने ये ज़िवेन उसकी नज़रों में शायद नरक का मारने वाला देवता था। वह सभी को नरक भेजना चाहता था। छोड़ना चाहते हैं, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति पहले ही बहुत दूर जा चुकी थी। एक पल में उसने गेंग तियानहोन को पकड़ लिया था। आसपास की समुद्री जाति के लोगों ने उसके लिए रास्ता बनाया। उन्होंने ये ज़िवेन के सामने बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वे दुर्घटनावश उसकी तलवार की आभा से मारे गए। जब गेंग तियानहोन ने ये ज़िवेन को अपने पीछे पीछा करते देखा तो वह अचानक डर गया और मर गया। इस समय वह कम परवाह नहीं कर सका। वह चिल्लाया, तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मारने का कोई कारण बताओ। ये शिवेन के मुंह पर एक चंचल मुस्कान आ गई। आपके 5 आदमी पहले ही नीचे जा चुके हैं, आपको जाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि गेंग तियानहोन बुदबुदाया। अचानक उसकी आकृति बाघ की तरह उछली और येशिवेन की ओर झपटी। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। उसने येशिवेन को एक असामान्य रूप से क्रूर नज़र से देखा, क्योंकि तुम मेरे हाथों मरने वाली हो। गेंग तियानहोन के हाथ में अचानक एक खंजर दिखाई दिया और उसने अचानक येशिवेन की ओर वार किया। खंजर जहर से सना हुआ था और यह तुरंत हवा में कट गया। हालांकि गेंग तियानहोन बिना पूंजी के व्यापार कर रहा था, लेकिन वह ताकत के मामले में भी बेहद मजबूत था। वह लंबे समय तक ट्रांसेंडेंट रियलम 9th लेवल पीक पर रहा था। यह देखकर कि खंजर उसके शरीर पर गिरने ही वाला था, येशिवेन आखिरकार हिल गया। उसने अपनी हथेली को फड़फड़ाया और तलवार की आभा अचानक बह गई। इसने सीधे उस खंजर को हटा दिया जो छुरा घोंप रहा था, और फिर तलवार की आभा अचानक गेंग तियानहोन की ओर फिसल गई। रुको, मेरे स्काई थंडर सिटी में लड़ने की हिम्मत कौन करता है? अचानक क्षितिज से एक चीख सुनाई दी। रुकना, मेरे स्काई थंडर सिटी में चलने की हिम्मत कौन करता है? अचानक क्षितिज से एक चीख सुनाई दी। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसके हाथ में तलवार का प्रभामंडल बिल्कुल भी नहीं रुका। यह सीधे गेंग तियानहोन के शरीर में जा गिरा। पफ! गेंग तियानहोन का शरीर मौके पर ही आधे हिस्से में बंट गया था। उसकी आत्मा को तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया गया और पूरी सड़क पर खून बिखर गया। हर कोई भौंचक्का रह गया जब उन्होंने येशिवेन को तरबूज और सब्जियां काटते हुए इन लोगों का सिर काटते हुए देखा। वे सभी इस दृश्य को अवाक होकर देख रहे थे। धिक्कार है, क्या यह भी पारलौकिक क्षेत्र 8वां स्तर है? बहुत से लोगों में अवास्तविक और भ्रामक भावना थी। यदि ये सभी उत्कृष्ट क्षेत्र 8वें स्तर थे, तो वे उत्कृष्ट क्षेत्र 9वें स्तर के विशेषज्ञ व्यर्थ रहते थे। वे इतने वर्ष व्यर्थ ही जिए थे। यह ठीक होता अगर येशिवेन केवल औसत होती। हालांकि ये ज़िवेन का कौशल उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। 6 ट्रांसेंडेंट रियल 9वें स्तर के विशेषज्ञों को ये ज़िवेन द्वारा मुर्गियों और कुत्तों की तरह मार दिया गया था। क्रूर, यह व्यक्ति बहुत ही क्रूर था। यह देखकर कि येशिवेन ने उसे अनदेखा किया, आवाज का मालिक अचानक क्रोधित हो गया। एक भयानक तलवार का प्रभामंडल आसमान से नीचे गिरा और सीधे येशिवेन की ओर दौड़ा। वह जरा भी पीछे नहीं हटे। वह ये ज़िवेन का वहीं पर सिर कलम करना चाहता था। ये ज़िवेन ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और घातक तलवार के आभा के हमले से बचते हुए उसका फिगर दूर हो गया। बूम! इस तलवार की आभा ने सीधे जमीन में एक बड़ा छेद कर दिया। ये ज़िवेन ने ऊपर देखा और पीले कपड़ों में एक आदमी को देखा, जिसके पास उसके शरीर जितनी लंबी एक विशाल तलवार थी, जो ये ज़िवेन को उदासीनता से घूर रहा था। आप कौन हैं? येशिवेन ने मंद स्वर में पूछा। मैं स्काई थंडर सिटी का डिप्टी सिटी लॉर्ड हुआंग शुई हूँ। आप कौन हैं? मेरे स्काई थंडर सी रीजन में परेशानी पैदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीले कपड़ों वाले आदमी ने येशिवेन की ओर ठंडेपन से देखा, थोड़ा नाराज भी। येशिवेन ने उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दिया। जब उसने उसे रुकने के लिए कहा तो उसने बिल्कुल भी नहीं सुना। तुम पहले बाहर क्यों नहीं आए? तो ज़िवेन का मुंह हिल गया और उसने ठंडेपन से कहा, ये लोग लंबे समय से यहाँ परेशानी पैदा कर रहे हैं। आप इनसे निपटने के लिए बाहर क्यों नहीं आए? अब आप बाहर आना जानते हैं। कोई बात नहीं, भले ही ये लोग मरने के लायक हों, फिर भी वे मेरे स्काई थंडर सी रीजन के लोग हैं। तुम कब से दूसरे समुद्री क्षेत्र के एक साथी शामिल हो गए? हुआंग शुई ने उपहास किया। उनका लहजा अत्याचारी था, किसी भी पूछताछ की अनुमति नहीं देता था। उनकी राय में भले ही गेंग तियानहोन के साथ कोई समस्या थी, यह उनके समुद्री क्षेत्र का आंतरिक मामला था। वे दूसरे समुद्री क्षेत्रों के लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? स्काई थंडर सी रीजन कई वर्षों तक पास के समुद्री क्षेत्रों का अधिपति रहा था। मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों में भी यह एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली समुद्री क्षेत्र था। जब तक यह एक बड़ा समुद्री क्षेत्र नहीं होता, वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते। चूंकि वे सभी मर चुके हैं, तो आपको अपने जीवन के साथ भुगतान करना होगा। हुआंग शुई ने बस इतना कहा और ये ज़िवेन को मौत की सजा सुनाई। उसने कारण नहीं पूछा और कारण पूछने की आवश्यकता नहीं थी।
जबरदस्त जेन युआन उसके शरीर से बाहर निकल आया और उसके शरीर के चारों ओर मंडराने लगा। जेन युआन में गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की शक्ति थी और समय समय पर कर्कश आवाजों की एक श्रृंखला सुनी जा सकती थी। लगभग एक ही पल में उसके शरीर पर लगा जेन युआन एक थंडर स्वॉर्ड ऑरा में बदल गया और यह येज़िवेन की ओर जा गिरा। थंडर तलवार आभा चमकीली चमक उठी। वज्र तलवार आभा की शक्ति अकल्पनीय थी। यह कहा जाना चाहिए कि हालांकि हुआंग शुई अत्याचारी और अनुचित था, उसकी ताकत वास्तविक और बेहद शक्तिशाली थी। उसका हमला आश्चर्यजनक था और गेंग तियानहोंग जैसे लोगों की तुलना उससे बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। वे उसके जूते तक उठाने के लायक भी नहीं थे। यह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था जो अर्धचरणीय कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र प्रारंभिक चरण के शिखर पर पहुंच गया था। वह सी ड्रैगन यंग मास्टर से भी ज्यादा मजबूत था। कोई केवल कल्पना कर सकता है कि यह कितना ऊंचा था। स्काई थंडर सागर क्षेत्र वास्तव में एक शीर्ष मध्यम आकार का समुद्री क्षेत्र था जो ताकत में ताइफैंग सागर क्षेत्र से कहीं अधिक था। एक बेतरतीब डिप्टी सिटी लॉर्ड के पास इतनी ताकत थी। यह देखा जा सकता था कि इस नगर का नगर स्वामी और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि येशिवेन के दिल में गुस्सा इस समय शांत नहीं हो सका। इस व्यक्ति ने बिना कारण पूछे उन पर हमला कर दिया। यदि यह उसकी गति के लिए नहीं था तो यह हमला हाफ स्टेप ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ को मौके पर ही मारने के लिए पर्याप्त था यदि वह गार्ड से पकड़ा गया था। ऐसे अंधाधुंध नगर स्वामी का सामना करते हुए उसके हृदय में क्रोध की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि वह स्काई थंडर सिटी के सिटी लॉर्ड से थोड़ा डरा हुआ था, जिसने अभी तक खुद को नहीं दिखाया था। यह केवल थोड़ा सा डर था। येज़िवेन की ताकत के साथ भले ही वह शहर के स्वामी का विरोधी न हो, उसके लिए सकुशल बच निकलना कोई समस्या नहीं होगी। येज़िवेन ने कोई हलचल नहीं की, लेकिन उसकी हथेली तुरंत प्रचंड लपटों से जल उठी। यह एक लंबी कृपाण में बदल गया और उसने तुरंत इसे उड़ा दिया। बूम! कृपाण और तलवार आकाश में टकराईं और इस समय पूरा आकाश कांपने लगा। भयानक शॉकवेव ने आसपास के ट्रांसेंडेंट रियल्म विशेषज्ञों को अस्थिर महसूस कराया। इस समय वे सभी पीछे हट गए। इन दो भयानक विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। जल्दबाजी में यह वास्तव में एक टाई था। इस समय हर कोई यह कैसे नहीं समझ सकता था कि उनके सामने येज़िवेन निश्चित रूप से एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येज़िवेन कितनी शक्तिशाली थी, वे जानते थे कि हुआंग शुई कितनी शक्तिशाली थी। वह हुआंग शुई के हमले का सामना भी कर सकता था। यह कल्पना की जा सकती थी कि भले ही येज़िवेन की ताकत हुआंग शुई की तरह अच्छी नहीं थी, फिर भी उसने शायद हाफ स्टेप लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में प्रवेश किया था। ऐसे व्यक्ति को वास्तव में गेंग तियानहोंग द्वारा जबरन वसूली की गई थी। अब सोचकर तो हंसी आ रही थी। यह हंसी की बात थी कि गेंग तियानहोंग ने सोचा था कि उनके पास अद्वितीय दूरदर्शिता है और वह किसी को उकसाएंगे नहीं जिसकी उन्होंने हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि वो येज़िवेन की तरह टाइटेनियम मिश्र धातु की प्लेट को लात मार देगा। न केवल उसका पैर टूट गया, बल्कि उसका पूरा शरीर भी झटके से मर गया। अगर गेंग तियानहोंग को इस बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से जोर से गाली देते। क्या तुम सुअर हो? यदि आपके पास इतनी ताकत है तो आप एक संकेत को क्यों नहीं लटकाते और इसे लिख देते हैं? लेकिन किसी भी मामले में जो किया गया था उसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता था। गेंग तियानहोंग पहले ही मर चुका था। इस समय हर कोई उस हटे कट्टे आदमी से ईर्ष्या करने लगा जिसे सबसे पहले येज़िवेन ने भेजा था। ऐसी स्थिति में जहां अन्य पांचों का सिर काट दिया गया, हालांकि वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया, यह मौके पर ही मरने से बेहतर था। हुआंग शुई थोड़ा हैरान हुआ जब उसने देखा कि येशिवेन वास्तव में उसकी तलवार का सामना कर सकता है। फिर वह ठंड से सूंघा। उसके हाथ में लंबी तलवार ने तलवार का फूल बना दिया और फिर तलवार की नोक अनंत तलवार की रोशनी के साथ तुरंत फट गई। एक पल में यह क्षैतिज रूप से येशिवेन की ओर फिसला। तुच्छ कौशल! येशिवेन ने सीधे सूंघा। बिना रुके उसके हाथ में लगी लंबी लपटों की लपटें अचानक ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ीं। लंबी ज्वाला कृपाण तुरंत तलवार की रोशनी की ओर खिसक गई। बूम! तलवार की रोशनी वास्तव में कृपाण की लौ से एक पल में नष्ट हो गई थी। फिर ज्वाला कृपाण आभा हुआंग शुई की ओर फिर से फिसल गई, जैसे कि उसे ज्यादा परेशान नहीं किया गया हो। हुआंग शुई एक तरफ चला गया और आग की लपटों से बच गया। बूम! लंबी ज्वाला कृपाण आकाश में रक्त क्यूई के एक हिस्से को ढहते हुए मध्य हवा में फट गया। आपके पास कुछ कौशल है, लेकिन आप निश्चित रूप से मेरे विरोधी नहीं हैं। मैं आज आपको दफनाने की जगह के बिना मरने दूंगा। हुआंग शुई ने देखा कि वो येशिवेन को कुछ चालों में नहीं हरा सकता था और येशिवेन ने उस पर पलटवार भी किया था। वह अचानक थोड़ा चिंतित हो गया और उसके दिल में थोड़ा गुस्सा आ गया। उसे लगा जैसे वह कोई हो गया हो। चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसने अपनी हथेली को फड़फड़ाया और उसके हाथ की लंबी तलवार भनभनाने लगी। फिर दुनिया में गड़गड़ाहट और बिजली की अनगिनत शक्ति एक अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित होने लगी और अचानक उसके हाथ में लंबी तलवार आ गई। गति बेहद भयानक थी।
ट्रांसेंडेंस रियलम विशेषज्ञ के लिए आधा कदम भी अगर वह इसकी चपेट में आ जाता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। स्काई थंडर सिटी में, हालांकि यह स्काई थंडर सी रीजन जितना अच्छा नहीं था, गठन द्वारा बनाई गई गड़गड़ाहट और बिजली के इस आकाश में उसकी तलवारबाजी एक भयानक दायरे में आसमान छू गई थी। स्काई थंडर दहाड़, तलवार की रोशनी अचानक उछली और अराजक गड़गड़ाहट वाले अजगर में बदल गई। हवा में यह तेज तलवार की आभा के साथ मिला हुआ था और क्षैतिज रूप से ये ज़िवेन की ओर गिरा। मैंने इसे पहले भी कहा है, ये केवल महत्वहीन चालें हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे इनके साथ हरा सकते हैं तो आप केवल दिवास्वप्न देख रहे हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसके हाथ में उग्र लंबी कृपाण और अधिक जोरदार हो गई। यह हवा के साथ फैल गई और फिर तलवार की रोशनी की ओर फिसल गई। बूम! ये ज़िवेन की तेज लंबी कृपाण बेजोड़ गति के साथ पूरी तरह से फिसल गई। तलवार की रोशनी से बदल गए वो गरजने वाले ड्रैगन ये ज़िवेन की तेज लंबी कृपाण का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। वे एक एक करके उग्र कृपाण आभा से मारे गए। बूम! एक बड़े विस्फोट के साथ उन गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन का तुरंत सिर काट दिया गया। वे एक ज़िवेन तक पहुंचने में बिल्कुल भी असमर्थ थे। यह किस प्रकार की कृपाण तकनीक है? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मेरी तलवारबाजी लंबे समय तक मानव स्तर के शिखर स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं उसकी कृपाण को कैसे रोक नहीं सकता? हुआंग शुई की आंखों में अभी भी अविश्वास भरा हुआ था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके सामने प्रतिद्वंद्वी ट्रांसेंडेंट रियलम 8वें स्तर का बच्चा था। ये ज़िवेन ने न केवल अपनी अपेक्षाओं को पार किया, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस बच्चे की कृपाण को कैसे नहीं रोक सका। तलवार की रोशनी तुरंत हार गई। दमन, कुचलना। कृपाण प्रकाश ने तुरंत हुआंग शुई के शरीर को कुचल दिया। उसके शरीर के सारे सुरक्षा कवच पल भर में चूर चूर हो गए। बूम! हुआंग शुई का शरीर अचानक टूटे धागे वाली पतंग की तरह उड़ गया। हिस! क्या यह व्यक्ति राक्षस है? यहाँ तक हुआंग शुई भी उसकी कृपाण तकनीक को रोक नहीं सकता। कई समुद्री कबीले विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे वे डर कर मर गए। वे लगभग डरे हुए थे। वे हुआंग शुई की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे, लेकिन वह अभी भी ये ज़िवेन का विरोधी नहीं था। यह नालायक लड़का कौन है? ये ज़िवेन का आक्रमण अभी रुका नहीं था। वह दोबारा हमला करने वाला था। हालांकि उसने एक आवाज़ सुनी जो जेड की तरह कोमल थी। दोस्त, मेहरबान रहो। इसके तुरंत बाद एक और आकृति ने छलांग लगा दी। यह सफ़ेद रंग में एक समुद्री कबीले का युवा था। वो येकशिवेन के सामने एक मुस्कान के साथ आया और येकशिवेन से कहा, आप कौन हैं? येकशिवेन ने अपनी कृपाण हटा दी और उदासीनता से पूछा। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं लिन फेंगहुआ हूँ। सफ़ेद कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से अपना परिचय दिया। स्काई थंडर सिटी में मैं पहला डिप्टी सिटी लॉर्ड हूँ। सफ़ेद रंग का आदमी बिल्कुल उसके नाम जैसा था। उनके रूप रंग से ही उनमें एक अनुपम आकर्षण था। उनके भाषण ने लोगों को यह भी महसूस कराया कि वे वसंत की हवा में नहा रहे हैं, जो सी ड्रैगन प्रिंस की भावना के समान है। ये ज़िवेन, इस व्यक्ति से सावधान रहें। मुझे लगता है कि वह आपके अनुकूल नहीं है। इस समय येमू की याद ये ज़िवेन के दिमाग में आ गई। येकशिवेन को कुछ देर के लिए होश आया। निश्चित रूप से, हालांकि यह बहुत हल्का था, ये ज़िवेन को अभी भी उसके द्वारा एक बेहोश जानलेवा इरादे का एहसास हुआ। सांस रोकने की तकनीक की खेती के कारण ये ज़िवेन इन जानलेवा इरादों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील थी। यहाँ तक अगर यह उस पर निर्देशित नहीं किया गया था तो भी वह इसे तुरंत महसूस कर सकता था। इस तरह के जानलेवा इरादे की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसने अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे येमो द्वारा याद दिलाया गया तो उसने तुरंत उसके द्वारा किए गए घातक जानलेवा इरादे पर ध्यान दिया। उसके दिल में ये ज़िवेन की सतर्कता तुरंत उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इस तरह का कपटी येकशिवेन के लिए सबसे भयानक था। इससे निपटना उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था जो वास्तव में नीच थे, क्योंकि आपको नहीं पता था कि वह आपको कब चाकू मार देगा। हालांकि उसका चेहरा अभी भी शांत था, जैसे उसने जानलेवा इरादे पर ध्यान ही नहीं दिया हो। फिर उसने उदासीनता से कहा, तो यह भाई लिन है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लिन फेंगहुआ ने मुस्कराते हुए कोमल स्वर में कहा। दुर्भाग्य से ये ज़िवेन की आंखों में उसने पहले ही अपने जानलेवा इरादे को उजागर कर दिया था। वह बिना किसी छिपाव के बस क्रूरता से मुस्करा रहे थे। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। अपने दिल में वह तब तक इंतजार करने की योजना बना रहा था जब तक कि वह थोड़ा शांत न हो जाए, फिर जल्दी से खजाने का नक्शा खोजने के लिए निकल जाए। वह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बाकी सब कुछ बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था और यह उसे अनावश्यक परेशानी से भी बचाता था। भाई, ये आपके पास अच्छा कौशल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप हमारे स्काई थंडर सिटी में शामिल होने में रुचि रखते हैं। चलो किसी और के बारे में बात नहीं करते हैं। एक डिप्टी सिटी लॉर्ड का पद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लिन फेंगहुआ ने मुस्कराते हुए कहा और गेंग तियानहोंग और अन्य लोगों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जिन्हें ये ज़िवेन ने अभी अभी मारा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज़ें कभी हुई ही नहीं थीं।
उसका चेहरा सम्मानजनक था, लेकिन ये ज़िवेन की आंखों में वह और भी निर्मम और मधुर शब्दों से भरा हुआ लग रहा था। हालांकि ये ज़िवेन बता सकते हैं कि पहले डिप्टी सिटी लॉर्ड लिन फेंगहुआ की स्काई थंडर सिटी में बहुत उच्च स्थिति थी। वह डिप्टी सिटी लॉर्ड का पद देने के लिए अपने दम पर निर्णय भी ले सकती थी। आइए इस बारे में बात न करें कि भर्ती करने में वह कितने ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ किया था। मुझे खेद है, मुझे अकेले रहने की आदत है। मुझे सेना में शामिल होने की आदत नहीं है, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। उसने सीधे अपना रास्ता रोक लिया था। वह केवल अपनी शरीर सुरक्षा तकनीक का उपयोग जारी नहीं रखना चाहता था। लिन फेंगहुआ का रंग थोड़ा बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक ज़िवेन इतने सीधे तौर पर मना कर देगी। किसी को पता होना चाहिए कि यह कोई साधारण छोटा समुद्री क्षेत्र नहीं था। यह स्काई थंडर सिटी थी, जिसे स्काई थंडर सागर क्षेत्र में स्थापित किया गया था, जिसे मध्यम आकार के समुद्री क्षेत्रों में शिखर माना जा सकता है। इसके अलावा वह डिप्टी सिटी लॉर्ड थे जो केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर थे। यह किसी के लिए भी बहुत ही आकर्षक स्थिति थी। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक ज़िवेन इस बारे में सोचे बिना इसे मना कर देगी। हालांकि इसके ऊपर अभी भी बड़े समुद्री क्षेत्र थे, फिर भी उन बड़े समुद्री क्षेत्रों में कई विशेषज्ञ थे। अपनी ताकत से उनके लिए डिप्टी सिटी लॉर्ड बनना असंभव था। क्या बात थी! जैसा कि कहा जाता है, फीनिक्स की पूंछ की तुलना में मुर्गे का सिर होना बेहतर है। ये ज़िवेन के पास इस सच्चाई को न समझने का कोई कारण नहीं था। उस मामले में हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। आज की बात हमारी गलती है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर सकते हैं, लिन फेंगहुआ ने अपने हाथों को सहलाते हुए कहा। लिन फेंगहुआ के व्यवहार ने तुरंत अन्य समुद्री कुलों की सद्भावना जगा दी जो देख रहे थे। कम से कम वह जेड की तरह कोमल दिखता था, जो कि उसकी वर्तमान छवि थी। इसके विपरीत ये ज़िवेन एक उतावले युवक की तरह लग रहा था जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। उन्होंने वास्तव में लिन फेंगहुआ के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। सिटी लॉर्ड लिन अभी भी बहुत विनम्र हैं। यहाँ तक मैं भी ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। हाँ, प्राचीन नेतृत्व शैली से आपका क्या तात्पर्य है? यह प्राचीन नेतृत्व शैली है कि ये ज़िवेन वास्तव में नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उन्होंने वास्तव में डिप्टी सिटी लॉर्ड के पद को अस्वीकार कर दिया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसका दिमाग दरवाजे में फंस गया है या नहीं। वह डिप्टी सिटी लॉर्ड की स्थिति थी। अगर उनमें से कोई होता तो वे तब तक हंसते जब तक कि वे जमीन पर नहीं गिर जाते। हालांकि उनकी खेती के साथ उनके लिए डिप्टी सिटी लॉर्ड्स बनने के लिए आमंत्रित किया जाना असंभव था। स्काई थंडर सिटी में उनके जैसे कई लोग थे। लिन फेंगहुआ के व्यवहार के कारण ये ज़िवेन नहीं बदली। उसने बस इतना कहा, उस मामले में मैं तुम्हें चेहरा दूंगा, मैं इस मामले की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन अगर अगली बार है तो मेरे हाथ में लंबी कृपाण को निर्दयी होने का दोष मत दो। यह निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से, लिन फेंगहुआ ने मुस्कराते हुए कहा, जैसे कि वह उतावले युवा ये ज़िवेन से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। गली के कोने पर ये ज़िवेन को गायब देखकर आसपास के दर्शक भी एक के बाद एक तितर-बितर हो गए। हालांकि उनकी राय में लिन फेंगहुआ विनम्र और मिलनसार था, लेकिन किसी भी मामले में वह पहले डिप्टी सिटी लॉर्ड थे, इसलिए कौन उन्हें रहने और देखने की हिम्मत करेगा। जब सब चले गए तो लिन फेंगहुआ का चेहरा अचानक डूब गया। तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? हुआंग शुई उस दिशा में रूखी नजर आ रही थी जहां ये ज़िवेन ने छोड़ा था। जब से उसने मार्शल आर्ट की राह शुरू की, वह इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। थोड़े ही समय में जब वह ये ज़िवेन के साथ लड़े तो वह ये ज़िवेन द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। यह भी कहा जा सकता है कि उसके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। ये ज़िवेन ने उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम कर दिया था। कोई भी कल्पना कर सकता है कि उसके दिल में ये ज़िवेन के प्रति कितनी तीव्र नफरत थी। और क्या किया जा सकता है? सिटी लॉर्ड अभी भी बंद कमरे में खेती कर रहे हैं। आखिरकार वह अभी तक बाहर नहीं आया है। अभी कुछ समय बाकी है। वह बच्चा बड़ा अजीब है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह आधे कदम के कानून के दायरे में भी नहीं पहुंचा है। अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो मैं उसे मारने में सक्षम नहीं हो सकता। लिन फेंगहुआ ने बेहोश होकर कहा। उसने महसूस किया कि एक ज़िवेन के शरीर से एक बेहद खतरनाक आभा निकल रही है। बेशक उसने नहीं सोचा था कि वो एक ज़िवेन को हरा नहीं सकता। अधिक से अधिक उसने महसूस किया कि एक ज़िवेन को आसानी से मारने का कोई तरीका नहीं था, और उनका किरदार हमेशा कार्रवाई करने से पहले योजना बना रहा था। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके बारे में उसे यकीन न हो। वह एक ज़िवेन के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। वह निर्दयी और तामसिक था। वह निश्चित रूप से व्यापक विचारों वाले व्यक्ति नहीं थे। दूसरे शब्दों में, अगर ऐसा व्यक्ति वास्तव में नाराज था तो एक ही रास्ता था, उसे बिजली की गति से मारना था। इस तरह की भविष्य की परेशानी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसने अभी अभी चाल चली, भले ही उसे विश्वास था कि वह एक ज़िवेन को हरा सकता है, अगर वह उसे मार नहीं सकता तो फिर हर बात का क्या मतलब था? यहाँ तक आप, हुआंग शुई थोड़ा हैरान हुआ।
हालांकि वे सभी डिप्टी सिटी लॉर्ड्स थे, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने लिन फेंगहुआ एकमात्र पहले डिप्टी सिटी लॉर्ड थे। उनकी ताकत डिप्टी सिटी लॉर्ड्स की तुलना में एक स्तर अधिक थी। वह पहले से ही अर्धचरणीय विधि चरण के दायरे मध्य चरण में तेजी से प्रवेश कर चुका था। स्काई थंडर सिटी में उनकी ताकत सिटी लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर थी, जो बंद दरवाजे की खेती में थे। स्काई थंडर सी रीजन में वह युवा पीढ़ी के शीर्ष प्रतिभाओं में से एक थे। फिर भी हम उसे यहाँ घेरने और मारने के लिए अन्य लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से भविष्य की परेशानी है। हम उसे अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दे सकते, हुआंग शुई ने कहा। मुझे पता है, इस तरह का व्यक्ति प्रतिशोधी है। आपने बस उसे नाराज कर दिया। सतह पर ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप नहीं जानते कि वह कितना ईर्ष्यालु है। मैं इस तरह के व्यक्ति को नाराज करने के लिए सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपने उसे नाराज कर दिया है, इसलिए आपको उसे खत्म करना होगा। लिन फेंगहुआ ने अपनी आंखें टेढ़ी करके कहा। उसकी आंखों में मारने का इरादा अब छुपा और दबा हुआ नहीं था। यह सीधे खिल गया। उसे ये जिवेन के चरित्र की अच्छी समझ थी। ऐसे व्यक्ति को आसानी से नाराज नहीं होना चाहिए। हालांकि चूंकि उसने उसे नाराज कर दिया था, इसलिए उसे समस्या की जड़ को खत्म करना था और भविष्य में कोई परेशानी नहीं छोड़नी थी। लेकिन इस मामले पर लंबे समय तक विचार करने की जरूरत है। हमारे पास एक पूरी योजना होनी चाहिए और उसे एक झटके में मार देना चाहिए। हम उसे भागने नहीं दे सकते, अन्यथा हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि हम में से एक मर न जाए, लिन फेंगहुआ ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है। यह और अधिक लगता है। हुआंग शुई ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, अधिक उन मनुष्यों की तरह। संक्षेप में, वह हमारे समुद्री कबीले की तरह नहीं दिखता है। यह कुछ भी नहीं है। उसकी आभा वास्तव में हमारे समुद्री कबीले की आभा है। हालांकि यह उन मनुष्यों के साथ लंबे समय तक रहने से संबंधित हो सकता है। हम इतने सारे समुद्री कबीले और मनुष्य लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं, इसलिए यहाँ तक उन्होंने कुछ अशुद्ध खानदान वाले कमीनों को जन्म दिया है। वे पहले ही भ्रष्टता में गिर चुके हैं, लिन फेंगहुआ ने ठिठुरते हुए कहा। हुआंग शुई ने सिर हिलाया और कहा। यह स्पष्ट था कि वह बहुत हद तक सहमत थे। जाओ और तैयार हो जाओ। कल एक बड़ी नीलामी होगी। तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा, लिन फेंगहुआ ने उदासीनता से कहा। हुआंग शुई ने बोलना जारी नहीं रखा। उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। स्काई थंडर सी रीजन में वे अभी भी प्रतिद्वंद्वी थे। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे इतने सालों से प्रतिद्वंद्वी थे कि वह लिन फेंगहुआ के असली रंग को पहले से भी बेहतर जानते थे। वे अब बहुत करीब लग रहे थे। हालांकि ये जिवेन ने वास्तव में एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था। यह एक सुंदर जहरीली जीभ की तरह थी। कब यह आपको काट ले ये किसी को नहीं पता था। इसके अलावा यह एक विषैला सांप था। एक बार जब आप इसके द्वारा छुरा घोंपा गया तो यह एक अत्यंत घातक मामला होगा। ये जिवेन गली के कोने से गुजरे। वह घूमा और भीड़ में गायब हो गया। मन ही मन वो ये मुंह से बात कर रहा था। ये कसीवेन उन दो लोगों की आपके प्रति बुरी नीयत है। इसके अलावा वे आपकी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस तरह की साजिश रच रहे हैं, ये मुंह ने कहा। मुझे पता है, लेकिन यह ठीक है अगर मैं नहीं जानता। अब जब मैं जानता हूं तो उनके लिए सफल होना असंभव है। मैंने अभी एक कदम नहीं उठाया क्योंकि मैं शहर के भगवान से डरता हूं जिसने खुद को नहीं दिखाया है। अन्यथा वे दोनों मेरे लिए बिल्कुल भी मैच नहीं होते। उस लिन फेंगहुआ को लगता है कि वह अच्छी तरह से छिपी हुई है, लेकिन वह सिर्फ मौत की तलाश कर रही है। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, मेरे पास उनके साथ उलझने का समय नहीं है। यदि वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो मैं उन्हें उनके मार्ग पर भेज दूंगा।